Hello guys, we are back again on the channel. So आज हम CDP के क्वेश्चंस की मैराथन करने वाले हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर आप इस मैराथन को देख लोगे तो पक्का पक्का आपका जो एग्जाम एकदम क्लियर हो जाएगा। तो प्लीज CDP में तो आपके फुल मार्क्स आएंगे पक्का अगर आप इस मैराथन को देख लोगे। तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा क्योंकि आपके पास और नोटिफिकेशंस आती रहेंगी। इस मैराथन में हमारे पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हैं और मैंने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बनाए हैं, वो भी इसमें सब इंक्लूडेड हैं। तो प्लीज आप देखना ना भूलिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा इसी चैनल पे। चलिए अब हम अपने क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करते हैं और इस मैराथन को चलाते हैं। ठीक है, तो चलिए अपने फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। अब यहाँ पे हमें बता रखा है कि हेरिडिटी और एनवायरमेंट से रिलेटेड कौन सा हमारा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो आइए चलिए हम ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। Certain aspects of development are influenced more by heredity and others more by environment। इसमें बता रखा है हमें कि environment और heredity दोनों से ही हमें हमारा क्या होता है, बच्चे का डेवलपमेंट होता है। हमारे पास सेकेंड ऑप्शन है, a child's ability to learn and perform is completely decided by genes। जो चाइल्ड की एबिलिटी है वो क्या है, वो जीन्स पे डिपेंडेंट है खाली नहीं। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। बच्चा अपनी तरफ से भी क्या कर सकता है, मेहनत कर सकता है। अब आगे दे रखा है, गुड केयर एंड न्यूट्रिशियस डाइट कैन फाइट ऑफ एनी डिसऑर्डर अ चाइल्ड इज बोर्न विद। अच्छा, गुड केयर न्यूट्रिशियस डाइट लेने से ही सिर्फ बच्चे का डेवलपमेंट नहीं होता, बच्चे का डेवलपमेंट और भी तरीकों से होता है। ठीक है, और हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, एनवायरमेंट प्लेस अ सिग्निफिकेंट रोल ओनली इन द चाइल्ड्स लैंग्वेज डेवलपमेंट। यहाँ दे रखा है ओनली, केवल चाइल्ड की लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए ही बच्चे का डेवलपमेंट होता है, नहीं। तो ये भी आंसर बिल्कुल गलत है। बच्चे का डेवलपमेंट कैसे होता है, बच्चे का डेवलपमेंट होता है हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों से ही होता है, दोनों एस्पेक्ट्स को मिला के ही बच्चे का डेवलपमेंट होता है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। ठीक है, तो चलिए पढ़िएगा और ये जो कंसेप्ट मैं समझा रही हूँ तो प्लीज इसके नोट्स जरूर बनाइएगा आप लोग। ठीक है, ये आपके लिए ही इंपॉर्टेंट है ये नोट्स। ठीक है, अगर आप नोट्स बना लेंगे और इस वीडियो को ध्यान से देख लेंगे तो पक्का जो एग्जाम है वो जरूर आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो प्लीज हमारे साथ बने रहिएगा। तो देखते हैं अपना सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स cannot be the attribute of Piaget's theory। अब पियाजे की थ्योरी में इसमें से कौन सा नहीं ऑप्शन है। ठीक है, देखते हैं हम। डेवलपमेंट अकर्स इन क्वालिटेटिव स्टेजेस, डेवलपमेंट क्वालिटेटिव स्टेजेस में ही होता है सिर्फ, ये भी गलत है। अच्छा, अब दे रखा है, चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट एंड यूज नॉलेज अबाउट देयर वर्ल्ड। बच्चे क्या करते हैं, अपने आप कंस्ट्रक्ट करते हैं नॉलेज को, अपने आप सोचते हैं, समझते हैं और एनवायरनमेंट से भी समझते हैं, यही कहा था जीन पियाजे ने। ठीक है, लर्निंग टेक्स प्लेस थ्रू कांस्टेंट प्रैक्टिस, बार 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 प्रैक्टिस करने से ही क्या होती है, लर्निंग होती है। चिल्ड्रन एक्ट ऑन देयर एनवायरनमेंट, चिल्ड्रन एनवायरनमेंट से ही सीखते हैं। ठीक है, तो ये भी कहा था और इसके क्या होते हैं, क्वालिटेटिव स्टेजेस भी होते हैं जो जीन पियाजे ने दिए थे। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाला ऑप्शन क्या है, गलत है। जीन पियाजे ने बिल्कुल नहीं बोला था, ऐसा नहीं होना चाहिए। वैसे भी एक टीचर को नहीं करना चाहिए ऐसे अपने बच्चे के साथ कि वो बार बारी एक ही चीज को क्या करते रहे, रिपीट करते रहे। जैसे कि अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, एक टीचर होती है, ठीक है, वो बच्चे को लेसन पढ़ा देती है। वो कहती है बेटा इसको पढ़ते जाओ, इसको रोज पढ़ना है आपको। वो क्लासरूम में भी पढ़ाती है, वो घर पर भी बोलती है कि पढ़ो, और ट्यूशन टीचर भी पढ़ाती है आपकी। इतना अभ्यास हमें नहीं करना चाहिए, इतना अभ्यास भी नहीं करना चाहिए। बच्चे क्या करते हैं, उस लेसन को रट लेते हैं। ठीक है, अब मैंने कुछ बच्चों को देखा है, मतलब ऐसे ऑब्जर्व किया है कि कुछ बच्चे क्या करते हैं कि चलो ट्यूशन टीचर ने भी फर्स्ट लाइन, आप क्या करते हैं, सब लोग जैसे रीडिंग कराते हैं,
ठीक है, तो सब लोग क्या करते हैं, हमेशा फर्स्ट लाइन तो जरूर पढ़ाते ही हैं। ठीक है, अब बच्चे क्या होते हैं, फर्स्ट लाइन को बोलते जाते हैं। कुछ कुछ बच्चे क्या होते हैं, हर एक लेसन में वही सेम फर्स्ट लाइन बोल देते हैं कि यही है, उसको पढ़ना नहीं आता, वो क्या करता है, हर एक लेसन में फर्स्ट लाइन वही वही बोल देता है। तो ये किस वजह से है, उसको इतनी ज्यादा प्रैक्टिस दी गई है उसी लाइन की कि वो हर एक लेसन में उसी लाइन को बार बार ही बोल रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगा, हमारा बिल्कुल गलत ऑप्शन होगा। ओके, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। और ओके, सो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, प्ले हैज अ सिग्निफिकेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ यंग चिल्ड्रन फॉर द फॉलोइंग रीजंस एक्सेप्ट। अब खेलना बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद है, हमको भी पसंद है, अभी भी हम पढ़ते हैं, ठीक है, सब कुछ करते हैं, बट खेलना आप लोगों को भी पसंद होगा जरूर। ठीक है, आप लोग फोन में गेम्स होंगे, है ना, तो अब बच्चे भी खेलते हैं। ठीक है, और बच्चों को खेलना भी चाहिए। ठीक है, अब बच्चे खेलते हैं तो क्या क्या होता है, उनकी बॉडी मूव करती है, उनका और डेवलपमेंट होता है, फिजिकल डेवलपमेंट होता है। ठीक है, वो दिमाग भी लगाते हैं अपना कि कैसा गेम था, हमने उसमें क्या किया, हमें कहाँ गेम खेलना चाहिए, कहाँ नहीं खेलना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, अब यहाँ पे लिखा है एक्सेप्ट, तो मतलब इसमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, हमें वो बताना है। दे गेन मास्टरी ओवर देयर बॉडी, बिल्कुल सही, वो अपने जो बॉडी है उसको बहुत ज्यादा हिलाते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, तो बॉडी मूव होती है उनकी, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। इट स्टिमुलेट्स देयर सेंसेस, यस ये भी सही है कि जो उनकी इंद्रियां होती है, जो सेंसेस होती हैं, वो बहुत ज्यादा क्या करती हैं, काम करती हैं। ठीक है, तो ये भी गलत ऑप्शन है, ये भी नहीं होगा। इट्स जस्ट अ प्लीजेंट वे टू स्पेंड टाइम, ये सिर्फ एक टाइम स्पेंड करने के लिए ही बच्चे खेलते हैं, नहीं, सिर्फ टाइम स्पेंड करने के लिए नहीं खेलते हैं। आजकल के पेरेंट्स भेजते हैं बच्चों को बाहर कि बेटा जाओ सोशली इंटरेक्ट करो, खेलो कूदो। आजकल के बच्चे क्या है, फोन देखते हैं, मोटे हो जाते हैं। और मम्मी उन्हें रोज कहती हैं, आप लोग भी हो गए, हम लोग भी है, मैं भी हूँ जैसे कि, ठीक है, तो मम्मी उन्हें रोज कहती है कि बेटा इतना खाया पिया मत करो, थोड़ा खेल भी लो बाहर जाके। ठीक है, तो सिर्फ टाइम स्पेंड करने के लिए नहीं होता, और चीजों के लिए भी गेम्स होती हैं। ठीक है, हमारी बॉडी के लिए भी अच्छी हो। दे एक्वायर न्यू स्किल्स एंड लर्न व्हेन टू यूज देम, बिल्कुल सही, वो क्या करते हैं, एक न्यू स्किल्स को सीखते हैं। ठीक है, हर एक नया गेम सीखते हैं, न्यू स्किल्स सीखते हैं उसके थ्रू, और समझते हैं उन चीजों को। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, इसके हिसाब से बिल्कुल सही होगा। तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या है, एकदम सही ऑप्शन है। ठीक है, कि गेम्स सिर्फ टाइम स्पेंड करने के लिए नहीं होता। ठीक है, उससे और भी डेवलपमेंट होते हैं, ये सारे हमें क्या दे रखे हैं, डेवलपमेंट दे रखे हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस बेस्ट डिस्क्राइब प्रोग्रेसिव एजुकेशन। इसमें से प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या होती है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन मींस टेक्नोलॉजीज को यूज करना। ठीक है, जैसे आजकल स्कूल्स में भी बहुत अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं, बच्चों को टैबलेट्स भी दिए जाते हैं, बच्चों को स्मार्ट बोर्ड दिए जाते हैं, और साइंस एडवांस साइंस लैब होता है स्कूल में। ठीक है, तो यही होती है हमारी प्रोग्रेसिव एजुकेशन, और बच्चों को ग्रुप लर्निंग में करवाई जाती है। ठीक है, तो हम देखते हैं, लर्निंग बाय डूइंग, मतलब बच्चे करके सीखते हैं, बिल्कुल सही। प्रोजेक्ट मेथड, बच्चे प्रोजेक्ट बना के, ग्रुप प्रोजेक्ट्स होते हैं, या बच्चे कोई भी टॉपिक के ऊपर प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसका रिसर्च करते हैं, उसकी पिक्चर्स चिपकाते हैं, तो क्या होता है, बच्चे उससे सीखते ही हैं। ठीक है, कोऑपरेटिव लर्निंग भी ऐसे ही होती है कि स्कूल में बच्चे, आप लोगों ने भी ग्रुप एक्टिविटीज करी होंगी, ग्रुप प्रोजेक्ट्स बनाए होंगे, पहले चलते थे ऐसे बहुत, अब नहीं चलते हैं, मतलब कुछ पहले गवर्नमेंट की तरफ से ही आया था कि बच्चे ग्रुप प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, टीम्स बना देती थी टीचर, और उसके हिसाब से बच्चे प्रोजेक्ट्स बनाते थे। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन लग रहा है अब तक का, आगे देखते हैं, अपने ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। ठीक है, आप लोग भी प्लीज पढ़िएगा और नोट्स बनाते रहिएगा। तो देखते हैं, थीमेटिक यूनिट्स, रेगुलर यूनिट टेस्ट, रैंकिंग आ गया इसमें, और टेस्ट आ गए, सिर्फ टेस्ट लेने से तो या रैंक करने से तो बच्चे का डेवलपमेंट या बच्चे का ग्रोथ नहीं होगा, तो ये प्रोग्रेसिव एजुकेशन बिल्कुल भी नहीं मानती है। ठीक है, पर्सनलाइज लर्निंग, के बच्चे को अलग से सिखाना,
उसकी एबिलिटी टेस्ट करना या उसको लेबल करना, ठीक है, कि गर्ल्स तो अच्छी हैं, बॉयज अच्छे नहीं है, कि ये बैड चिल्ड्रन है, ये गुड चिल्ड्रन है। एक सेक्शन कुछ पहले होता था ऐसे कि एक सेक्शन बनाते थे गुड चिल्ड्रन का, एक सेक्शन बनाते थे बैड चिल्ड्रन का, बच्चों को लेबल करते थे। तो ये भी बिल्कुल भी प्रोग्रेसिव एजुकेशन में नहीं बताया गया है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट मेथड, एबिलिटी ग्रुपिंग एंड रैंकिंग। फिर रैंकिंग आ गया, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि रैंकिंग शब्द तो बिल्कुल भी नहीं वैलिड है प्रोग्रेसिव एजुकेशन के लिए, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। हमारा कौन सा करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे? लर्निंग बाय डूइंग, प्रोजेक्ट मेथड एंड कोऑपरेटिव लर्निंग बिल्कुल हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो शायद इसमें आपने ऑप्शंस पढ़े होंगे और मुझसे पहले ही आप लोगों ने आंसर निकाल लिया होगा, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। Which of the following statement about progressive education explain education is life itself? अब फिर से प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में हमें बात करनी है। ठीक है, तो पहला देख लेते हैं स्कूल एजुकेशन। अब स्कूल में कैसी एजुकेशन होनी चाहिए बच्चों के लिए? स्कूल एजुकेशन शुड कंटिन्यू एज लॉन्ग एज पॉसिबल। स्कूल एजुकेशन चलती रहे, कोई क्लासेस ही ना हो। ठीक है, 12th तक होता है ना कि 12th तक बस स्कूलिंग खत्म हो जाती है हमारी। नहीं, इसमें क्या बताया कि स्कूल एजुकेशन हमेशा के लिए चलती रहे, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए और ऐसा है भी नहीं प्रोग्रेसिव एजुकेशन। ठीक है, स्कूल्स आर नॉट रिक्वायर्ड, स्कूल जरूरी ही नहीं है, चिल्ड्रन अपने आप सीख जाएंगे लाइफ से। नहीं, ये भी बहुत बिल्कुल गलत है। स्कूल जरूर होना चाहिए, बच्चे इंटरेक्ट करते हैं जाके और उसी से बच्चे आगे सीखते हैं। ठीक है, अब दे रखा है नेक्स्ट, एजुकेशन इन स्कूल शुड रिफ्लेक्ट सोशल एंड नेचुरल वर्ल्ड। स्कूल्स में जो एजुकेशन दी जाती है वो बच्चों को सोशली कनेक्ट करे, नेचर से कनेक्ट करे, हैंड ऑन एक्सपीरियंस दे बच्चों को, तभी क्या कर पाएंगे बच्चे, सीख पाएंगे। तो ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन लग रहा है अभी तक का। आगे देख लेते हैं, लाइफ इज द ट्रू एजुकेटर। लाइफ क्या है? एक ट्रू एजुकेटर है कि बच्चे अपने आप ही कर रहे हैं और अपने आप ही सीख रहे हैं, लाइफ एक्सपीरियंस से। ठीक है, तो ये भी क्या होगा हमारा बिल्कुल गलत ऑप्शन होगा। तो हमारा कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? सी ऑप्शन इज आवर करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे देख पाते हैं। आई होप आप सब बोर नहीं हो रहे होंगे, हमारी क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे और नोट्स जरूर बना रहे होंगे बीच बीच में। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, प्लीज इसको देखते रहिएगा और आप लोग भी समझते रहिएगा। ठीक है, तो आता है हमारा एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चैलेंजेस इन सोशल कम्युनिकेशन आर एविडेंट इन। सोशल कम्युनिकेशन कौन से बच्चों में होता नहीं है? ठीक है, तो देखते हैं। अटेंशन डिफेक्टिव, हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। हाइपर एक्टिव वाले बच्चे तो वो बच्चे होते हैं तो बहुत ज्यादा शोर मचाते हैं, जो टीचर की भी नहीं सुनते हैं, सिर्फ बोलते रहते हैं अपने दोस्तों से। उनके ग्रुप्स होते हैं, वो सारे बच्चों को इन्वॉल्व कर लेते हैं अपनी बातों में, उनके पास इतना टैलेंट होता है। वो बच्चे कौन से होते हैं? हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं। वो कूदते रहते हैं क्लास में, लिखते नहीं है कुछ भी। ठीक है, सब बच्चों को परेशान करते रहते हैं, वो वाले बच्चे होते हैं। सेरेब्रल प्लाज़े, ये वाले कौन से बच्चे होते हैं? फिजिकल डेवलपमेंट की जो प्रॉब्लम होती है, डिसऑर्डर होता है, वो वाले बच्चे होते हैं ये। अब आता है हमारे पास ऑटिज्म डिसऑर्डर। ऑटिज्म डिसऑर्डर वाले बच्चे कौन से होते हैं? वो यही होते हैं जिनमें सोशल कम्युनिकेशन की कमी होती है। जो बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप नोट डाउन करते जाना गाइस। ठीक है, जो बच्चे, ये वो वाले बच्चे होते हैं जो अकेले रहना पसंद करते हैं, जिनको फ्रेंड्स बनाना नहीं पसंद, वो अपने आप में ही लगे रहते हैं। ठीक है, वो वाले बच्चे होते हैं जो सोशली कम्युनिकेशन नहीं करते हैं बिल्कुल भी दूसरों से। ठीक है, तो ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देख लेते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटीज। लर्निंग डिसेबिलिटीज तो नहीं होगा ऑप्शन बिल्कुल भी। ठीक है, तो हमारा कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? ऑटिज्म डिसऑर्डर, सी पार्ट हमारा क्या है? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीनिंगफुल लर्निंग इज प्राइमरीली नॉट अबाउट। मीनिंगफुल लर्निंग के लिए नॉट लिखा है यहाँ पे, क्या सही नहीं है यहाँ पे? तो देख लेते हैं, मेमोराइजिंग इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को रटते रहना रटते रहना रटते रहना। मैम ने जो सिखाया है हमें वही पढ़ना है सिर्फ। पहले क्या होता था, टीचर क्वेश्चन लिखती थी, ठीक है, फिर उसका आंसर 3 लाइनों में लिखवा दिया। बच्चे क्या करते थे, उसी आंसर को रट लेते थे और वही सेम बिल्कुल। कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते थे
जो बिल्कुल सेम रट लेते थे। मुझसे तो नहीं रटा जाता था, आप लोगों से शायद पता नहीं किससे रटा जाता होगा, मुझसे तो नहीं होता था ऐसे है। ठीक है, कुछ बच्चे बिल्कुल रट लेते थे उस आंसर को और बिल्कुल सेम सेम लिखाते थे। ठीक है, अब जो एजुकेशन चल रही है उसमें ये नहीं बताया गया है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता है क्योंकि यहाँ पे नॉट लिखा है हमारे पास। ठीक है, आप देख लेते हैं अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट, बच्चों को समझ में आना चाहिए कंसेप्ट, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, फॉर मीनिंगफुल लर्निंग। अब कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज, बच्चे ज्ञान का निर्माण करना सीखें। ठीक है, बच्चे और कंस्ट्रक्ट करें नॉलेज को। डेवलपिंग स्किल्स, बच्चे का कौशल विकास जरूर हो। ठीक है, हाँ ये बिल्कुल मीनिंगफुल लर्निंग में ही आता है। बस ये मेमोराइजेशन, याद करना, जानकारी को याद करना, ये वाला ऑप्शन नहीं आता हो, तो हमारा यहाँ पे ए पार्ट क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं गाइस। सो नाउ हमारा आता है 8th क्वेश्चन। अब लिखा है चिल्ड्रन, मतलब बच्चे। बच्चे 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 क्या होते हैं? बच्चे बच्चे तो शैतान भी होते हैं, है ना। तो देखते हैं आगे क्या हमारे पास ऑप्शन बता रखे हैं बच्चों के बारे में। चिल्ड्रन आर बोर्न अनट्रूली एंड नीड टू बी सोशलाइज। चिल्ड्रन को हमें धक्का देना पड़ता है कि बेटा जाओ बाहर, हमेशा नहीं, ऐसे हर बच्चे नहीं होते। तो ये क्या है? बिल्कुल गलत ऑप्शन है। Children come into this world with genetic codes that determines their destiny. अब सिर्फ जेनेटिक की वजह से ही वो क्या करते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं कि पापा, बच्चे का पापा शाय है तो बच्चा भी शाय ही होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि बच्चा भी शाय होगा। ये वाला ऑप्शन भी बिल्कुल इनकरेक्ट है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। Children are gently influenced by social cultural context they grow up in. जो चिल्ड्रन हैं, जो बच्चे हैं, वो क्या हैं? सोशली क्या है, इंटरेक्ट करने चाहिए, उसी से क्या करते हैं बच्चे, बढ़ते हैं। पहला इंटरेक्शन क्या होता है बच्चों के लिए? फैमिली। पहले मम्मी पापा दादा दादी से ही क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, फिर वो कहाँ जाते हैं, उनका सेकंड इंटरेक्शन क्या होता है, स्कूल। ठीक है, तो उसी से ही क्या होते हैं, बच्चे ग्रो होते हैं। तो अब तक का यही सही आंसर है। आगे देख लेते हैं क्या दे रखे लास्ट ऑप्शन। कम इनटू दिस वर्ल्ड एज टैबुला रासा और ब्लैंक स्लेट। जहां ब्लैंक स्लेट लिखा हो वो तो ऑप्शन इनकरेक्ट होगा ही होगा, क्योंकि बच्चे आजकल के बहुत स्मार्ट हैं, बच्चे ब्लैंक स्लेट नहीं है। बच्चों को हमसे ज्यादा फोन चलाना आता होगा, हमें नहीं आता इतना फोन चलाना, बच्चे हमें ही सिखा देते हैं फोन चलाना कि देखो मम्मी ऐसे चलाते हैं, ऐसे, आपको तो आता ही नहीं है, ऐसे बोलते हैं बच्चे। ब्लैंक स्लेट तो आजकल के बच्चे है ही नहीं। तो ये भी क्या होगा, बिल्कुल गलत ऑप्शन। हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, सी पार्ट। सी पार्ट क्या होगा हमारा, बिल्कुल सही ऑप्शन। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा जो भी हम पढ़ रहे हैं। मैं सारे कंसेप्ट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ और आप लोग भी प्लीज नोट्स बनाओ और मेरे साथ चलते जाओ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं पे। सो नाउ क्या दे रखा है, डिसग्राफिया इज अ। डिसग्राफिया होता क्या है? ये भी डिसेबिलिटीज, लर्निंग डिसेबिलिटीज में आता है। इसकी भी हमने एक वीडियो बनाई थी, शायद आप लोगों ने देखी होगी। अगर नहीं देखी तो प्लीज मस्ट वॉच दिस वीडियो। ठीक है, इसी चैनल पे आपको मिलेगी। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। स्पीच डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय टर्निंग एंड एरर्स, कि बार बार एरर करना या स्पीच प्रॉब्लम जहाँ पे हो, वो वाला डिसऑर्डर नहीं होता है। ये स्पीच वाला डिसऑर्डर नहीं होता। मैं आपको बता देती हूँ कौन सा डिसऑर्डर होता है, फटाफट से अपने आप आंसर ढूंढ लेना इसका। ये डिसऑर्डर वो होता है जो रिटन में, राइटिंग में प्रॉब्लम होती है। वो बच्चे होते हैं जिनको किस में प्रॉब्लम होती है, लिखने में प्रॉब्लम होती है, फॉर्मेशंस में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो प्लीज फटाफट से क्विक, जल्दी से फटाफट से एक आंसर ढूंढ लो इसका, फटाफट आपको मिल जाएगा। मैंने आपको समझा दिया डिस्ग्राफिया क्या होता है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको इसका आंसर बता दूंगी फटाफट। आई एम गिविंग यू जस्ट 1 मिनट। ओके, सो आई होप आप सबने इसका आंसर फाइंड आउट कर लिया होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। हम भी यहाँ पे लिखा है स्पीच डिसऑर्डर, तो स्पीच डिसऑर्डर तो बिल्कुल भी आंसर नहीं होगा। लोकोमोटर डिसऑर्डर भी आंसर क्या होगा, चलने फिरने में दिक्कत होती है जिनको, वो भी नहीं होगा बिल्कुल भी। ठीक है, अब हमारा है न्यूमरोलॉजिकल डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय ट्रबलिंग इन फॉर्मिंग लेटर्स।
या फिर शेप्स को फॉर्म करने में बच्चों को दिक्कत आती है कि शेप्स कैसे बनाते हैं, लिखते कैसे हैं, या लेटर्स कैसे बनाते हैं, तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला भी देख ले हैं, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, ठीक है, कि लैक ऑफ अटेंशन है बच्चों में, तो ये वाले बच्चे भी नहीं होते। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी पार्ट इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, तो शायद आप लोगों ने भी एकदम सही उत्तर दिया होगा आई थिंक। चलिए अब हम देखते हैं आगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीचर्स हु आर वर्किंग टुवर्ड्स इंक्लूसिव क्लासरूम, टीचर्स जो इंक्लूसिव क्लासरूम में है उनको कैसा एनवायरनमेंट रखना चाहिए, टीचर्स के माइंड में क्या थिंकिंग होनी चाहिए। तो देखते हैं इन ऑप्शन में से, क्रिएट करिकुलम एडाप्टेशन, इनकॉर्पोरेट डाइवर्स पर्सपेक्टिव। क्रिएट करिकुलम एडाप्टेशन मतलब करिकुलम में बार बारी बदलाव लाना, तो ये नहीं होगा। इनकॉर्पोरेट डाइवर्स पर्सपेक्टिव कि अलग अलग नजरियों के बच्चों को क्या करना, एक साथ क्लास में शामिल करना, ठीक है, तो ये ऑप्शन हो सकता है। एग्जामिन देयर ओन इम्प्लिसिट बायसनेस, इसका मतलब है कि बच्चे क्या होते हैं, पीछे रहते हैं, खुद से ही हर चीज में क्या रहते हैं, पीछे रहते हैं, ठीक है, और टीचर भी उनके ऊपर ध्यान नहीं देती है। नेक्स्ट ऑप्शन है, सी डाइवर्सिटी एज एन ऑब्स्ट्रैकल, कि डाइवर्सिटी टीचर को सोचती है, हो इतने सारे बच्चे हैं, ये तो बहुत शोर मचा रहा है, इसको तो क्लास से बाहर निकाल देती हूँ, ये बच्चा तो कुछ सीखता ही नहीं है, चलो रहने देते हैं, इसको पढ़ाते ही नहीं है, इसको तो कुछ समझ ही नहीं आता, लॉस्ट है तो, ठीक है, तो वो भी टीचर का नहीं होना चाहिए, सबको साथ में लेके पढ़ाना चाहिए टीचर को, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी गलत होगा और ये ऑप्शन भी बिल्कुल गलत होगा। हमारा ऑप्शन क्या होगा, बी, कि टीचर को अलग अलग नजरियों से देखना चाहिए बच्चों को और डाइवर्स क्लासरूम में पढ़ाना चाहिए, हर चीज को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने 11th क्वेश्चन पे। हमारा 11th क्वेश्चन क्या कहता है, विच इज द मेन गोल ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग। अब बच्चों का हम लोग टेस्ट लेते हैं, अब टीचर का उसमें रोल क्या होना चाहिए, टीचर का ये होना चाहिए कि बेटा आपके मार्क्स इतने कम आए हैं, क्यों आए, उनके तो बहुत अच्छे आए हैं आपके फ्रेंड के, तो ऐसे होना चाहिए टीचर का रोल, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो देख लेते हैं इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, बहुत इजी है, आप लोग फटाफट मुझसे पहले आंसर निकाल लो प्लीज, ठीक है। चलिए, टू आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स हु कैन कैटेगराइज एज स्लो लर्नर्स, स्लो लर्नर्स हैं तो टीचर इसलिए असेसमेंट ले रही है कि स्लो लर्नर्स को बाहर निकालने के लिए, ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये सारे क्या है, स्लो लर्नर्स है, नहीं, इसलिए असेसमेंट नहीं लिया जाता। इवैल्यूएट स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस एंड असाइन ग्रेड्स, सिर्फ ग्रेड्स देने के लिए, नहीं, ये भी गलत ऑप्शन है। To provide feedback to students that can be used to improve their learning. Yes, टीचर का रोल यही होना चाहिए कि बच्चों को बताए कि बेटा आपने यहाँ गलती करी है, प्लीज नेक्स्ट टाइम से यहाँ गलती मत करना। तो ये क्या है, ये हमारा सही ऑप्शन हो सकता है। आगे पढ़ लेते हैं, क्या पता अगला ऑप्शन सही हो। टू कंपेयर स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस टू स्टैंडर्ड और बेंचमार्क, टीचर का रोल ये होना चाहिए कि वो कंपेयर करें। पेरेंट्स तो करते हैं, मतलब तेरे नंबर तो नहीं आए, उसके नंबर आ गए तेरे दोस्त के, वो तो पढ़ता है तू नहीं पढ़ता लायक, ऐसी बोलते हैं आजकल के पेरेंट्स, ठीक है। बट टीचर को ऐसा नहीं करना चाहिए, पेरेंट्स करें वो देखें अपने बच्चे को अपने यहाँ, ठीक है। तो C5 क्या होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन, ओके। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे अपने 12th क्वेश्चन पे। सो आगे आता है, इन अर्ली चाइल्डहुड growth and thinking is, while in middle childhood growth and thinking is। early childhood में और middle childhood में growth और thinking कैसी होती है, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं। slows somewhat egocentric study logical होती है, ये तो middle childhood में ही होगी, early childhood में logic बच्चे लॉजिक्स नहीं लगा सकते हैं बच्चे, ठीक है। तो ये हो सकता है, आगे देख लेते हैं और ऑप्शंस भी, ठीक है। जैसे अच्छा एक बात बताना चाहूंगी मैं आपको, अगर आपको जो ऑप्शन सही लग रहा है प्लीज आप उसको ऐसे मार्क कर लीजिएगा कहीं पे भी, या फिर अपने माइंड में प्लीज सेट कर लेना जब भी आप क्वेश्चंस पढ़ें, क्योंकि बहुत जल्दी होती है क्वेश्चंस पढ़ने में, बहुत कम टाइम होता है, तो आप माइंड में सेट कर लेना। अच्छा ए पार्ट हो सकता है, चलो आगे पढ़ लेते हैं, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ठीक है। अगर नहीं होता तो ए पार्ट पे फटाफट टिक लगा दिया करो,
ठीक है, तो प्लीज थोड़ा सा अपने माइंड में समराइज करके रखा करो ऑप्शंस को भी, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। स्टडी, समवट इकोसेंट्रिक, स्लो, लॉजिकल, यहाँ पे भी लॉजिकल आ रहा है, तो ठीक है ये हो सकता है ऑप्शन। अब देख लेते हैं स्टडी, लॉजिकल, स्लो, इकोसेंट्रिक। स्लो तो बच्चा नहीं हो सकता है और लॉजिक्स पहले नहीं लगा सकता है, बचपन में ही लॉजिक्स लगाना शुरू कर देगा तो ऐसे तो नहीं होता है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत होगा। अब दे रखा है स्लो, लॉजिकल, लॉजिकल, फिर लॉजिकल आ गया मिडिल अर्ली चाइल्डहुड में, तो अर्ली चाइल्डहुड में तो बच्चा लॉजिक्स नहीं लगा सकता है, ठीक है। तो हमारे पास बचते हैं ए और बी ऑप्शन। ऐसे ही मैंने करा कि मैंने इन दोनों ऑप्शन को तो बिल्कुल हटा दिया, अब इन दोनों में से कंपेयर करना है मुझे बस अब दो ही ऑप्शंस बचे हैं बच्चों, ठीक है। तो अब देखते हैं इसमें से कौन सा होगा। बच्चे स्लो लर्नर्स होते हैं, यस, स्टार्टिंग में क्या होते हैं, धीरे धीरे सीखते हैं। ईगोसेंट्रिक होते हैं, बच्चे खुद में ही रहते हैं, ठीक है। स्टडी और लॉजिकल ब्रेन जरूर लगाते हैं बच्चे, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो सकता है। आगे देख लेते हैं स्टडी, समवेयर, इगोसेंट्रिक, स्लो। स्लो तो नहीं होते बच्चे मिडिल चाइल्डहुड में, ठीक है, शुरू में ही होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर है इसका, ठीक है। तो इस तरह से आपको ऑप्शंस को फाइंड आउट करना है, जो मुश्किल होते हैं तो प्लीज इस तरह से ही फाइंड आउट करा करिए। चलिए आगे देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रॉस मोटर स्किल। इसमें से ग्रॉस मोटर स्किल कौन सा है, ठीक है। ग्रॉस मोटर स्किल्स कौन सा होता है, तो हम अपनी पूरी बॉडी पार्ट का यूज करते हैं, बॉडी का यूज करते हैं मेनली, वो क्या होता है ग्रॉस मोटर स्किल, ठीक है। जैसे हम कप उठा रहे हैं, पी रहे हैं, कुछ ग्लास उठा रहे हैं, पी रहे हैं, तो वो हम हैंड से कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक धागे में हम बीड्स डाल रहे हैं, वो क्या है, फाइन मोटर स्किल्स। वो हम किससे कर रहे हैं काम, फिंगर से। लिखना, ये भी किस में आता है, फाइन मोटर स्किल्स में ही आता है, ठीक है। तो देखते हैं, मुझसे पहले ही प्लीज आंसर आप निकाल लीजिए, बहुत ईजी है, इसमें डायरेक्ट दे रखा है। निटिंग, बुनाई करना, ग्रॉस मोटर स्किल्स में नहीं आएगा, बिल्कुल बारीकी का काम होता है। स्विमिंग, ये आ सकता है, ठीक है। कटिंग अलोंग द आउटलाइन ऑफ द सर्कल ऑन द पेपर, आउटलाइन, पेपर पे एक सर्कल बना हुआ है, उसकी आउटलाइन कट कर दो, तो वो भी बिल्कुल बारीकी का काम होता है। अच्छा, ऐसे ही रेक्टेंगल को कट करना है, एक बड़ा सा रेक्टेंगल बना हुआ है, उसको कट कर दो, तो ये भी क्या है, बारीकी का काम। कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, स्विमिंग, तैराकी, ठीक है। तैराकी में क्या होता है, पूरी बॉडी का यूज होता है, ठीक है, तो वही आता है हमारा ग्रॉस मोटर स्किल्स में, ओके। तो चलिए अब हम देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एक्सपेरिमेंटल लर्निंग स्ट्रेसेस ऑन। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग क्या कहता है हमको, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग कंट्रोल ऑफ अ टीचर ऑन लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन, की टीचर कंट्रोल करके रखे बच्चों को। बच्चे यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, टीचर कहे चुप बेटा, क्वेश्चन नहीं पूछना, कुछ भी नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे टीचर का रूल नहीं होना चाहिए। बच्चे जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका टीचर को क्या देना चाहिए, आंसर जरूर देना चाहिए, उनको बाउंड नहीं करना चाहिए किसी चीज में, ठीक है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। द रोल ऑफ रीइंफोर्समेंट इन लर्निंग, बच्चों को क्या करना चाहिए, बार बार मोटिवेट करना चाहिए कि बेटा हाँ हो जाएगा। जैसे मैं आपको मोटिवेट कर, बेटा अगर आप पढ़ोगे तो आपका सीट भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो प्लीज हमारे वीडियो को जरूर देखिएगा, तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी मोटिवेशन से आप पढ़ रहे होंगे कि मुझे सीट क्लियर करना है, मुझे गवर्नमेंट के एग्जाम्स देने हैं, तो चलो मैं मैम की वीडियो देख लेता हूँ या देख लेती हूँ, ठीक है। तो वही रीइंफोर्समेंट। इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिटिकल रिफ्लेक्शन, क्योंकि हमेशा क्रिटिकल वाले क्वेश्चंस देना, चिंतन वाले, थिंकिंग वाले क्वेश्चंस देना। अब आता है लर्निंग एज अ प्रोडक्ट रादर दैन प्रोसेस, सिर्फ प्रोडक्ट समझ के बच्चे को रटाना, उसको प्रोसेस ना बताना किसी चीज का, ठीक है। तो कौन सा सही होगा, द रोल ऑफ रीइंफोर्समेंट इन लर्निंग, कि बच्चे क्या करते हैं, मोटिवेट होके ही पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव मेथड टू एनहांस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इन चिल्ड्रन। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कैसे आएगी बच्चों में, ठीक है। तो देख लेते हैं, डिस्करेजिंग इंडिपेंडेंट थिंकिंग एंड फोकसिंग ऑन डिक्लेरेटिव नॉलेज, बच्चे को इंडिपेंडेंट थिंकिंग के लिए मना करना, बेटा नहीं, जितना पढ़ाया है सिर्फ उतना ही
है और कुछ नहीं है। आजकल के क्या करते हैं बच्चे, आजकल के बच्चों के पास गूगल है, फोन्स हैं, आजकल तो चैट जीपीटी भी आ गया, एआई आ गया हमारे पास, है ना। उससे बच्चे क्या करते हैं, और इन्फॉर्मेशन देखते हैं उसके बारे में, बच्चों के माइंड में और चीजें आती हैं। ठीक है, तो हमें भी कभी भी बच्चे को ऐसा नहीं कहना चाहिए कि बेटा मत देखो, मत पढ़ो इसके बारे में। ठीक है, तो ये टीचर का रोल नहीं होना चाहिए। अब आता है encouraging them to avoid difficult problems। बच्चों को मना कर देना, ये तो बड़ी डिफिकल्ट है, इसे छोड़ो। नहीं, हमें ऐसे नहीं कहना चाहिए, टीचर का रोल ये नहीं होना चाहिए। Providing them with ready-made solution to problems। बच्चे को ये लो बेटा, ये आंसर होगा इसका, ले लो, ऐसे नहीं बताना चाहिए बच्चे को। बच्चे को हिंट्स देना चाहिए, बेटा ये हो सकता है, ढूंढो अपने आप। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल गलत ऑप्शन है फॉर अ टीचर। कौन सा ऑप्शन बचा है, लास्ट ऑप्शन। तो लास्ट ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, बट हम एक बार पढ़ लेते हैं कि अब तो ये भी ना सही हो। चलिए, गिविंग देम अपॉर्चुनिटीज टू ब्रेनस्टॉर्म एंड मेक देम इंट्यूटिव गेसेस। आप उनको अपॉर्चुनिटीज देना, ये सोचो इसके बारे में। एक टीचर का काम क्या होता है, बच्चे को क्लू देना कि बेटा ऐसे हो सकता है, तो आप अपने आप गेसेस बनाओ जिसका आंसर क्या होगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, अच्छा मैथ्स में क्या करते हैं, सारे नंबर्स बोल देते हैं, मैम 4, एक बोलते हैं मैम 5, एक बोलते हैं मैम 6, 7, कोई तो आंसर करेक्ट होगा इसमें से, है ना। ऐसे भी करते हैं बच्चे, तो वो भी क्या होता है, ठीक है, माइंड से बोल रहे हैं बच्चे, ओके इट्स ओके। ठीक है, तो ये क्या है हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने आगे क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16th क्वेश्चन, which of the following is an example of a question that requires students to reflect on their own thinking। इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जहां पे बच्चे क्या कर रहे हैं, अपनी थिंकिंग को ही डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, कुछ सोच के बता रहे हैं। अब टीचर को ऐसे रीजनिंग वाले क्वेश्चंस भी देने चाहिए बच्चों को, ताकि बच्चे आउट ऑफ द बॉक्स सोचें और उसका आंसर बताएं। इससे क्या होता है, बच्चे का ब्रेन स्ट्रॉन्ग होता है, बच्चे का कोग्निटिव डेवलपमेंट होता है, विकास होता है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें से आप भी बता सकते हो कौन सा क्वेश्चन होगा जिसमें आपको सबसे ज्यादा सोचना पड़ रहा है या आप सोचते हो। जरा देख लीजिए एक बारी क्वेश्चन सारे, आपको आंसर्स पता चल जाएगा, इजी आएगा, मुश्किल नहीं है। चलो मैं ही पढ़ देती हूँ आपके लिए। What is the relationship between nouns and verbs in a sentence? अब टीचर क्या करती है, बता देती है, बेटा नाउन्स ये होता है, वर्ब्स ये होता है, इसमें डिफरेंस ये होता है। बच्चे रट लेते हैं, इसमें बच्चा तो अपने आप से कुछ बता नहीं रहा, टीचर ही बता देती है सब। ठीक है, तो ये तो क्या होगा, गलत। What is the definition of verb? वर्ब किसे कहते हैं, टीचर ही बता देती है, बेटा इसे वर्ब कहते हैं, समझाती है वो, क्लास में बता देती है। तो ये भी क्या होगा, गलत। ओके, नाउ हाउ डू यू चेंज अ वर्ब टू प्रेजेंट टेंस। अब इसका भी एक रूल होता है नहीं होता, रूल होता है, टीचर सिखा देती है, बेटा ये रूल होता है। अब बच्चे फटाफट उठा के चेंज कर देते हैं। बच्चे ने अपना दिमाग लगाया, आउट ऑफ द बॉक्स सोचा नहीं, तो आप भी सोचो आउट ऑफ द बॉक्स और आंसर फाइंड आउट करो। हाउ हैज योर थिंकिंग अबाउट द यूज ऑफ वर्ब्स चेंज्ड सिंस द बिगिनिंग ऑफ द क्लास। सो यहाँ पे क्या बताया गया है कि टीचर ने पढ़ाना शुरू करा, बच्चे को समझ में आया कि वर्ब क्या होता है। कोई भी एक्शन करना, जैसे मैं बोल रही हूँ, डांस करना, ये सब क्या होते हैं, वर्ब होते हैं। पहले बच्चे को नहीं पता था कि कोई भी एक्शन करने को हम वर्ब कहते हैं, बट अब टीचर ने पढ़ाया, एक डिफरेंस आ गया बच्चे में, उससे समझ में आ गया ये क्या है, वर्ब है। जहाँ बच्चा सोच रहा है और समझ रहा है कि मुझे पहले नहीं पता था, अब मुझे पता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये बच्चा आउट ऑफ द बॉक्स कुछ सोच रहा है। तो ये ऑप्शन क्या होगा हमारा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following is an example of an internal attribute for failure? अब बच्चे फेल हो जाते हैं, कुछ बच्चे फेल हो जाते हैं। मम्मी पूछती है, बेटा इतने कम मार्क्स क्यों आए हैं। आप लोग भी फेल हुए होंगे, फेल नहीं तो कम मार्क्स आए होंगे, बिल्कुल मार्जिन, मेरे भी आए हैं। ठीक है, तो मम्मी पूछती है, बेटा इतने कम मार्क्स क्यों आए हैं। ठीक है, मम्मी पूछ रही है, ट्यूशन टीचर पूछ रहे हैं, पापा पूछ रहे हैं। ठीक है, तो अब बच्चे कहते हैं, अरे वो मेरा दोस्त बातें करने लग गया था मेरे से, मेरे इसलिए कम मार्क्स आ गए। कुछ बच्चे कहते हैं, मैं तो सो गया था पेपर में,
इसलिए मेरे कम मार्क्स आ गए। कुछ बच्चे कहते हैं कि टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया था, ठीक है, मतलब एक दूसरे के ऊपर नाम लगाते रहते हैं बच्चे, ठीक है। तो ऐसे तो हमें नहीं लगाना चाहिए, बच्चे की खुद की ही गलती होती है, ठीक है, कि वो पढ़ा ही नहीं। तो देख लेते हैं इसमें से ऑप्शंस क्या दे रखे हैं। ये ऑप्शन है जो मैंने आपको बताया। आई रिसीव्ड अ लो ग्रेड बिकॉज द टीचर इज अ टफ ग्रेडर। मैंने इसलिए कम मार्क्स स्कोर करे क्योंकि मैंने अपने आप को किससे कंपेयर किया, टीचर से कंपेयर किया। टीचर तो भाई टीचर है, वो तो अच्छा ही पढ़ाएगा, ठीक है, उसको तो नॉलेज होगी होगी। तो हम एक बच्चे और टीचर को कैसे कंपैरिजन कर सकते, नहीं कर सकते। ये तो गलत आंसर होगा। आई फेल द टेस्ट बिकॉज आई डू नॉट स्टडी इनफ। ये सच्चाई बोली बच्चे ने कि मैंने टेस्ट में नहीं पास हुआ क्योंकि मैंने पढ़ा ही नहीं। आई डिड नॉट गेट गुड मार्क्स बिकॉज द टीचर वॉज बायस। टीचर बायस थी, गर्ल्स को पढ़ा रही थी, बॉयज को पढ़ा नहीं रही थी, इसलिए मैंने कहा अच्छे मार्क्स ही नहीं आए, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल गलत आंसर है, ऐसा तो नहीं होता। आई फेल द टेस्ट बिकॉज माई फ्रेंड्स वर डिस्ट्रैक्टिंग मी। मैंने टेस्ट को नहीं पास किया क्योंकि मेरे जो फ्रेंड्स थे वो क्या कर रहे थे, मुझे परेशान कर रहे थे, डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे मुझे बार बार, ठीक है। तो ये भी क्या है, गलत आंसर। आप लोगों ने भी शायद दिए होंगे ऐसे सारे आंसर्स अपने पेरेंट्स को, है ना, हमने भी दिए हैं, आप लोगों ने भी दिए होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इस बच्चे ने बिल्कुल सच्चाई बताई कि मैंने टेस्ट क्लियर इसलिए नहीं करा क्योंकि मैंने ही पढ़ा नहीं था। बच्चे खुद की गलती तो आजकल मानते ही नहीं है, ठीक है, हम भी नहीं मानते हैं अभी भी, आप लोग भी नहीं मानते होंगे और बच्चे भी नहीं मानते आजकल के, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 18th क्वेश्चन है जो हमारा, एज पर लीवी गॉस्की plays a significant role in the development of conceptual abilities among children. लीवी गॉस्की ने क्या कहा था अपनी थियोरी में, एक बारी हम आंसर देख लेते हैं। टैंजिबल रिवॉर्ड्स की बच्चे को रिवॉर्ड्स देते रहो, ऐसा तो नहीं हो सकता, हर चीज में रिवॉर्ड दो बच्चे को, नहीं। पीयर कोलैबोरेशन, सही उत्तर हो सकता है कि लीवी गॉस्की ने यही कहा था कि बच्चे को ज्यादा से ज्यादा सोशली इंटरेक्शन करवाओ, ठीक है, पीयर्स ग्रुप्स बनवाओ, ग्रुप एक्टिविटी कराओ ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो ये हो सकता है। सोशल आइसोलेशन के बच्चे अपने आप ही दूर भागने लग जाए, फ्रेंड्स से सोशली इंटरेक्ट ना करें, तो ये सब भी गलत है, ठीक है। स्टैंडर्डाइज करिकुलम, एक स्टैंडर्डाइज करिकुलम नहीं बनाना चाहिए कि यही पढ़ना है तो यही पढ़ना है, नहीं, हम कुछ भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल गलत है। तो क्या बिल्कुल सही ऑप्शन है पीयर कोलैबोरेशन। यही कहा था लीवी गॉस्की ने कि ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स बनाओ बच्चों के, उनसे ग्रुप एक्टिविटीज कराओ, प्रोजेक्ट्स कराओ और सब कुछ कराओ ताकि बच्चे सोशली इंटरेक्ट करें क्लासरूम में, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग ऑटिज्म। मैंने आपको बताया ऑटिज्म वाले कौन से बच्चे होते हैं। अब आप प्लीज इसका आंसर फाइंड आउट करिए प्लीज, और मुझे प्लीज चैट्स पे बताइए। मैं आपको दे रही हूँ 1 मिनट, प्लीज फाइंड आउट द आंसर, बहुत इजी है। तो चलिए आप लोगों ने शायद फाइंड आउट कर लिया होगा, थोड़े मुश्किल ऑप्शंस दे रखे हैं बट फिर भी हम समझ लेते हैं। सुपीरियर एबिलिटी ऑफ डिफरेंशिएटिंग फिक्शन फ्रॉम फैक्ट, की कल्पना और सच्चाई को क्या करना, उसमें फर्क समझना। तो हमारा बी ऑप्शन है एडवांस सोशियो इमोशनल रेसिप्रोसिटी। तो इसका मतलब है कि बच्चे जल्दी से जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं, ठीक है, ये वाले बच्चे। फ्रीक्वेंट रिपीटेटिव एंड रिकरिंग बिहेवियर, यही होता है इन बच्चों का बिहेवियर, ऑटिज्म वाले बच्चों का, कि सेम चीज करते रहते हैं। एक टॉय दिया है तो सारा दिन उसी से खेलते रहेंगे और अपने में ही लगे रहेंगे, ठीक है, ये वो वाले बच्चे होते हैं। हायर लेवल ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स, जैसे मैंने आपको बताया कि कम्युनिकेशन स्किल्स तो इन लोगों में बिल्कुल भी नहीं होता, तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा, ठीक है। हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ये होगा कि बच्चे एक ही चीज को बार बार दोहराते रहते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है द प्राइमरी गोल ऑफ लर्निंग शुड बी।
लर्निंग कैसे होनी चाहिए? मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स, याद कर करके होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिकमिंग एक्सीलेंट एट रोट रिहर्सल, कि बहुत अच्छे बन जाओ जी, हम तो एक्सीलेंट है भाई, हम कुछ भी याद करके आ सकते हैं, पेपर में बिल्कुल सेम लिख देते हैं। कुछ बच्चे होते हैं ऐसे कुछ बच्चे जिनकी मम्मियां एकदम रटवा देती हैं और बिल्कुल वो सेम आंसर लिखाते हैं। मैंने देखे हैं ऐसे बच्चों को कि वो ऐसे ही करते हैं। ठीक है, तो ये भी बच्चों में नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। अच्छा, कंपीटिंग विद पीयर्स, कि अरे उसने वो तो बहुत अच्छे मार्क्स ले आया, मैं पीछे रह गई। नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए। सब बच्चे अलग होते हैं, सबकी क्षमताएं अलग होती हैं। ठीक है, तो हमें बिल्कुल भी इस तरह से नहीं करना चाहिए। अच्छा, डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, बिल्कुल सही, कि लर्निंग में क्रिटिकल थिंकिंग मतलब कुछ बाहर, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स सोचना। ठीक है, वो होती है क्रिटिकल थिंकिंग। तो सबसे इंपॉर्टेंट है क्रिटिकल थिंकिंग, इसी का ही विकास होता है। ठीक है, तो ये डी पार्ट क्या होगा हमारा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलिए आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरिएबिलिटी इन लर्निंग स्टाइल्स ऑफ स्टूडेंट्स, देखते हैं कि मतलब अलग अलग क्लासरूम में अलग अलग टाइप के बच्चे होते हैं, है ना, आजकल तो होते ही हैं। ठीक है, टीचर को क्या ध्यान देना चाहिए, देखते हैं। should be valued and seen as reflection of human diversity, उन बच्चों को भी वैल्यू देनी चाहिए। ठीक है, वैल्यू करना चाहिए उन बच्चों को, और उन बच्चों को अपनी क्लास में एंगेज करके रखना चाहिए कि हाँ, ये वाले बच्चे भी हैं, स्लो लर्नर्स भी हैं, फास्ट लर्नर्स भी हैं, हाइपर एक्टिव बच्चे भी हैं हमारी क्लास में, डिसऑर्डर बच्चे भी हैं। ठीक है, तो सबको वैल्यू करनी चाहिए, यानी कि बाहर निकाल दो, ये तो आता ही नहीं है, चलो बाहर निकाल दो, नहीं। ठीक है, शुड बी इग्नोर, देखो यही लिखा है जैसे मैंने आपको बताया कि शुड बी इग्नोर, उनको इग्नोर कर दो। ठीक है, और अपना पढ़ाते रहो, नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए, ये गलत ऑप्शन होगा हमारा। नेक्स्ट है शुड नॉट बी टेकन इनटू कंसीडरेशन, कि उनको कंसीडरेशन में ही मत लो, कि छोड़ दो उन्हें ऐसे ही, कि नहीं सीखा तो ना सीखे, नहीं, ऐसे नहीं करना। जो सीख रहे हैं सिर्फ उनको सिखाएं, नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए, बिल्कुल गलत है। ठीक है, should be seen as a barrier and hindrances to teaching learning process, उनको एक बैरियर बना देना, मतलब एक टीचर को लगता है ना बोझ, कि क्यों आ गए क्लास में, लगता है ना कि हाइपर एक्टिव बच्चा क्यों है क्लास में, डिस्टर्ब करे जा रहा, मुझे पढ़ाने नहीं दे रहा। नहीं, टीचर को क्या करना चाहिए, सबको साथ में मिलकर अपना टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चलाना चाहिए। तो ये भी क्या होगा, बिल्कुल गलत होगा। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, एकदम सही होगा इसमें। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आप सोच रहे होंगे देख के, इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे पढ़ा जाए, देख ही रहे होंगे इतना कम टाइम होता है, मैम हम कैसे पढ़े इतना बड़ा क्वेश्चन को। क्या करें, पढ़ना तो पड़ेगा ही और समझना भी पड़ेगा, थोड़ा कंसंट्रेशन से पढ़ना पड़ता है, बट समझना तो पड़ेगा। पास करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं मेरे साथ। ए पार्ट में रखा है assertion to facilitate critical thinking among learners, teachers should expose them to diverse situations and different perspectives. टीचर को अच्छा क्रिटिकल थिंकिंग मतलब आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के लिए क्या करना चाहिए, टीचर को अलग अलग सिचुएशंस देनी चाहिए बच्चों को। ठीक है, हैंड ऑन लर्निंग करानी चाहिए ताकि क्या हो, बच्चे में डेवलपमेंट हो, क्रिटिकल थिंकिंग हो। ठीक है, तो ये सही है। लिखते हैं हम आगे, स्टूडेंट्स लर्न, इसका रीजन क्या है, स्टूडेंट्स लर्न एंड एनरिच देयर एबिलिटीज टू थिंक critically and creatively as they engage in conversation across differences. अगर बच्चे जितना बोलेंगे, जितना बाहर जाएंगे, कुछ बच्चे होते हैं वो घर में ही रहते हैं, घर में ही खेलते हैं, कुछ पेरेंट्स होते हैं ऐसे जो बहुत ज्यादा मतलब वहम होता है उनको कि अपने बच्चों को बाहर नहीं भेजना, वो गंदी लैंग्वेज सीख जाएंगे, गिर जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि बच्चे का सोशलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो स्कूल से सीखेगा, वो बाहर खेलने से सीखेगा, वो जितने फ्रेंड्स बनाएगा, जितने ग्रुप बनाएगा, उसको और चीजें पता चलेंगी।
ठीक है, तो यही इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। बोथ ए एंड आर आर फॉल्स, ये तो बिल्कुल गलत हो गया, फॉल्स नहीं है, दोनों स्टेटमेंट एकदम सही स्टेटमेंट है। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आर एकदम करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए के लिए, बिल्कुल सही है। कि अगर क्रिटिकल थिंकिंग देनी है एक टीचर को बच्चे को, तो क्या करना चाहिए, उसको कन्वर्सेशन करानी चाहिए। यहाँ लिखा हुआ है कन्वर्सेशन अक्रॉस डिफरेंसेस, बच्चे को भेजना चाहिए बाहर, ग्रुप्स बनाने चाहिए, एक्टिविटीज बनानी चाहिए। ठीक है, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बट ये दोनों आपस में एकदम करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो ये तो नहीं होगा। और क्या दे रखा है, ए ट्रू है बट आर फॉल्स है, तो ये तो नहीं होगा, दोनों ही ट्रू हैं। और हमारा आंसर निकल के आ गया है, जो कि है बी ऑप्शन। ये क्या है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ओके, चलिए अब हम देख लेते हैं आगे। अब हमारा नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। यहाँ नॉट लिखा है, मुझे पता है आप लोग बच्चों जल्दी जल्दी में क्वेश्चन पढ़ते हो, तो नॉट का ध्यान सबसे ज्यादा रखना। अगर आप नहीं रखोगे, देखो आप 1 मार्क्स खो जाओगे, और 1 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। कुछ बच्चे 1 मार्क्स से ही रह जाते हैं। ठीक है, तो प्लीज ध्यान दीजिए और क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। चलिए, एरर्स ऑफ स्टूडेंट्स गिव इंफॉर्मेशन अबाउट देयर थॉट प्रोसेस। जितने बच्चे गलतियां करते हैं उतना क्या होता है, बच्चे को समझ में आता है। तो ये सही लग रहा है, आगे देखते हैं। बिल्कुल सही ऑप्शन है। एरर्स इन मैथमेटिक्स आर पार्ट ऑफ लर्निंग। मैथमेटिक्स में एरर करना लर्निंग का एक क्या है, पार्ट है। बिल्कुल सही, जितनी तुम गलतियां करोगे उतना तुम क्या करोगे, सीखोगे। एरर्स इन मैथमेटिक्स हेल्प्स टीचर्स इन प्लानिंग देयर लेसन्स। अगर बच्चे गलतियां करते हैं तो एक टीचर को भी समझ में आता है कि अच्छा बच्चे यहाँ गलतियां कर रहे हैं और मुझे ऐसे समझाना चाहिए। ठीक है, एरर्स ऑफ द स्टूडेंट शुड बी ओवरलुक्ड एज अ पॉइंटिंग एरर विद विल डीमोटिवेट देम। अच्छा, एरर्स अगर बच्चे गलतियां कर रहे हैं, अच्छा टीचर कहती है ना, तो अच्छा तूने गलती करी है, तो टीचर पॉइंट करती रहती है, बट आप ही गलत करोगे हमेशा, आप ही गलत करोगे हमेशा, तो एक टीचर को ऐसे नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, तो यही ऑप्शन बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि यही क्या है, एक गलत ऑप्शन इसमें दे रखा है, बाकी तीनों क्या है, एकदम सही ऑप्शन है। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है, एट विच एज कैन चिल्ड्रन एंगेज इन वर्ड प्ले एंड लाइक जोक्स रिडल्स। और कौन सी एज में, यहाँ पे डिफरेंट एज दे रखी है, कौन सी एज में जो बच्चा है वो वर्ड प्ले, जोक्स और रिडल्स को सॉल्व कर पाएगा, कौन सी एज उसकी परफेक्ट एज होगी। उसकी 3 इयर्स क्या होगी, परफेक्ट एज होगी, क्योंकि बच्चा क्या करता है, बोलना सीख जाता है। ठीक है, तो वो क्या कर, बड़े होकर तो सब कुछ कर ही सकता है, बट इसमें से सबसे पहले उसकी परफेक्ट कौन सी एज होगी। ठीक है, वो कौन सी होगी, 3। आप सबका एक होमवर्क क्वेश्चन, और प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इसका आंसर। ये मैंने कराया भी हुआ है, अगर आपको ध्यान हो तो ध्यान से देखिएगा और करिएगा। इजी क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। ठीक है, पढ़िएगा, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर और जरूर रिप्लाई करिएगा, मुझे आपके रिप्लाई का वेट रहेगा हमेशा। सो अब हम करेंगे 26th क्वेश्चन। 26th क्वेश्चन हमें दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। बच्चों के विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन एकदम सही है, हमें ये बताना है इसमें। ठीक है, तो मेरे साथ साथ प्लीज आप लोग भी पढ़िए। डेवलपमेंट अकर्स फ्रॉम सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी टुवर्ड्स पेरिफेरीज। जो डेवलपमेंट होता है वो बिल्कुल बीच से, सेंट्रल पार्ट से शुरू होता है बच्चे का। हाँ, हमारे हाथ क्या है, बॉडी के बिल्कुल बीच में है ना, तो बच्चे हाथ से ही चीजें उठाना शुरू करते हैं सबसे पहले, है ना, फिर ही वो पूरी बॉडी को यूज करते हैं, अपनी बॉडी को यूज करते हैं। तो आगे देख लेते हैं, ये वाला ऑप्शन तो हमारा हो सकता है, बट हम आगे भी देख लेते हैं एक बार, आप लोग भी पढ़िए मेरे साथ। डेवलपमेंट इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। डेवलपमेंट, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट
से कोई प्रभाव नहीं पड़ता डेवलपमेंट का। बिल्कुल पड़ता है, ये हमने सीखा भी था। ओके, तो चलिए, तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा गलत हो जाएगा, ये सही नहीं हो सकता। डेवलपमेंट इन वन डोमेन डज नॉट हैव एनी इन्फ्लुएंस ऑन डेवलपमेंट इन अनदर डोमेन। अच्छा, एक डेवलपमेंट का जो डोमेन होता है, एक जो क्षेत्र होता है डेवलपमेंट का, वो दूसरे क्षेत्र को प्रभावित नहीं करता। इसमें ये लिखा है, अगर आपका एक चीज, एक स्किल आपकी डेवलप होगी तो वो दूसरे स्किल्स को भी क्या करेगी, प्रभावित करेगी। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, ये वाला भी क्या होगा, ऑप्शन हमारा बिल्कुल गलत होगा। ठीक है, अब हमारे पास डी ऑप्शन आता है, डेवलपमेंट इज प्योरली क्वांटिटेटिव एंड कैन बी मेजर्ड प्रीशियसली। यहाँ लिखा है कि डेवलपमेंट सिर्फ क्वांटिटेटिव होता है, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। डेवलपमेंट क्वालिटेटिव दोनों में होता है। ठीक है, तो हमारा ये वाला ऑप्शन भी नहीं है। तो बच्चों, हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा ए 5 क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है इसका। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे कि हम आपके लिए इतने सारे क्वेश्चंस लाए हैं, तो प्लीज आप नोट जरूर बनाइएगा। ठीक है, और मेरे साथ बने रहिएगा। तो देखते हैं अपना ये वाला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, लैंग्वेज डेवलपमेंट अमंग चिल्ड्रन गेट्स इन्फ्लुएंस्ड बाय, जो बच्चों का भाषा का जो विकास होता है वो किस तरह से होता है। जेनेटिक्स ओनली शब्द तो मैंने मना किया था, आपने मेरी पहले वाली वीडियोस भी देखी होंगी। ठीक है, तो मैंने उसमें भी बताया था, जहाँ पे भी ओनली शब्द लिखा है तो उस ऑप्शन को तो बिल्कुल आप कट करके ही चलिएगा अपने माइंड में। ठीक है, अब आता है जेनेटिक्स एज वेल एज एनवायरमेंट। जेनेटिक्स और एनवायरमेंट दोनों पर ही इफेक्ट पड़ता है। यहाँ लिखा है नीदर जेनेटिक्स नॉर एनवायरमेंट, ना जेनेटिक्स ना ही एनवायरमेंट पे, तो ये तो बिल्कुल गलत ऑप्शन है। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा होगा, यहाँ पे साफ साफ हमें पता चल रहा है, यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन होगा सी पार्ट, बिल्कुल। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ऐसे क्वेश्चंस भी, बहुत इजी क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ये बिल्कुल फटाफट वाले क्वेश्चंस होते हैं जिसमें ज्यादा टाइम नहीं लेना। आप बाकी क्वेश्चंस में टाइम लो, जो बहुत लेंथी क्वेश्चंस होते हैं उनमें टाइम लो, बट इन क्वेश्चंस को फटाफट आप कर दो। क्योंकि देखो, यहाँ पे 2 ऑप्शन तो ऑलरेडी हमारे कट हो चुके हैं, क्योंकि ओनली लिखा है। हमारे पास 2 ऑप्शन बचे थे, वो हमने फटाफट पढ़ के आंसर के ऊपर क्लिक कर दिया। इसमें साफ साफ उत्तर हमें पता चल रहा है। ठीक है, तो ये ट्रिक्स है कुछ जो आपको समझने की जरूरत है, आपको एग्जाम में बहुत हेल्प आएगी, और आपको टाइम को मैनेज करके चलना होगा एग्जाम में, वरना आपके क्वेश्चंस पूरे नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो यही ट्रिक्स मैं आपको बता रही हूँ बीच बीच में, तो प्लीज पूरी वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा 28th क्वेश्चन, अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम, जो कक्षा है वो कैसी होनी चाहिए हमारी। गिव्स प्राइमेसी टू साइलेंट लिसनिंग ओनली। साइलेंट लिसनिंग, यहाँ पे भी ओनली शब्द आ गया, तो ओनली शब्द से तो पहले ही इस ऑप्शन को कट कर दो। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा है रिस्पेक्ट इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग लर्नर्स, कि सारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस को क्या करना, एक साथ मिलके रखना। ठीक है, और समझना इंडिविजुअल डिफरेंसेस को। ठीक है, तो ये सही ऑप्शन हो सकता है इसका उत्तर। इज मार्क्स ओरिएंटेड, कि हमारी कक्षा सिर्फ मार्क्स ओरिएंटेड होनी चाहिए, कि बच्चों को सिर्फ मार्क्स के बेसिस पे पढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, ये मतलब पढ़ा दो, बच्चों को समझ आ रहा है नहीं आ रहा, जिन बच्चों को आ रहा है उनके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, बाकियों के मार्क्स गंदे आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। अगला है इज बायस्ड ऑन बिहेवियर, इज बेस्ड ऑन बिहेवियर, बिहेवियरिस्टिक प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग। सिर्फ बिहेवियरिस्टिक प्रिंसिपल्स के ऊपर होना चाहिए हमारी जो क्लासरूम होनी चाहिए, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा, बी पार्ट हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है 29th क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा, लॉरेंस कोलबर्ग, यहाँ पे कोलबर्ग के बारे में बात हो रही है, और कोलबर्ग की थ्योरी मैंने आपको समझाई भी है, बहुत डिटेल में समझाई है, उसकी वीडियो प्लीज आप जरूर देख लेना अगर आपको ये वाली थ्योरी नहीं पता है तो। ठीक है, तो चलिए अब हम पढ़ते हैं अपना क्वेश्चन, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं, और ये सीटेट के जो क्वेश्चंस हैं ये आए हुए क्वेश्चंस हैं, इसी तरह से आपके एग्जाम में उसमें जरूर आएंगे। ठीक है, तो चलिएगा अब हम देखते हैं। थियरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, ओबेइंग रूल्स टू अवॉइड पनिशमेंट रिप्रेजेंट्स।
कौन सी स्टेज में आता है? ये सारी स्टेजेस होती है, इसमें से कौन सी स्टेज में आता है कि ओबेइंग रूल्स टू अवॉइड पनिशमेंट। बच्चे रूल्स को ओबे करते हैं, ओबे मतलब फॉलो करते हैं ताकि हमें पनिशमेंट ना मिल जाए। छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें क्या लगता है? डर लगता है। मम्मी कहती है बेटा पढ़ लो, पापा को बता दूंगी आके, यही होता है। तो बच्चा क्या करता है? पापा के डर से पढ़ लेता है। बेटा अगर एक खिलौना तोड़ा तो पापा को बता दूंगी, ऐसी बोलती है मम्मी, धमकियां देती हैं। ठीक है, तो बच्चे को क्या लगता है? ओहो पापा आएंगे तो बहुत डांटेंगे, कहीं पापा पनिश ना कर दें। ठीक है, या फिर मम्मी कहती है मैं आपकी टीचर को बताऊंगी। आपको डर लगता है, बच्चों को डर लगता है, छोटे बच्चे होते हैं। ठीक है, तो ये कौन से बच्चे होते हैं, कौन सी स्टेज के बच्चे होते हैं, हमें वो पता लगाना है। तो ये कौन से बच्चे होते हैं? प्री ऑपरेशनल स्टेज हमारा इसका सही उत्तर होगा कि यहाँ पे बच्चों को बहुत ज्यादा टेंशन रहती है। अगर हमने कोई गलत काम करा होगा तो हमें क्या मिलेगी? पनिशमेंट मिलेगी। तो इसी तरह से बच्चे इस स्टेज में क्या करते हैं? गलत काम कोई करते ही नहीं है और रूल्स को फॉलो करते हैं। तभी कहते हैं ना छोटे बच्चे बात मान जाते हैं, बड़े बच्चों को डर ही नहीं होता, कर लो जो करना है, ऐसे ही सोचते हैं। ठीक है, तो वो यही स्टेज होती है। अगर इसके बारे में आपको सारी स्टेज के बारे में पढ़ना है प्लीज आप हमारी वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द लर्निंग प्रोसेस अ टीचर शुड यूज स्ट्रैटेजीज व्हिच एम्फेसिस ऑन। अच्छा, लर्निंग प्रोसेस को अच्छा बनाने के लिए एक टीचर को क्या करना चाहिए? टीचर को सिर्फ पढ़ाते रहना चाहिए? आप लोग बताओ मुझे, कमेंट बॉक्स में बताओ जरा, क्या पढ़ाते रहना चाहिए? बच्चों को समझ में आए ना आए, बच्चे वहां पे सब अपना सर फोड़ रहे हो या यहाँ पे बच्चे कुछ भी कर रहे हो, टीचर का ये रूल होना चाहिए क्लासरूम में? नहीं। जब आप टीचर बनोगे, अभी आप बनने वाले हो, टीचर नहीं बने हो, एग्जाम्स दे रहे हो, अच्छी बात है आपका एग्जाम क्लियर हो, हमारी वीडियो देखो और आपका एग्जाम जरूर क्लियर होगा। हाँ, मैं आपको बता रही थी कि जो टीचर है उसका काम क्या होना चाहिए। तो देख लेते हैं, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं। ठीक है, सीबीएसई वालों ने, तो देखते हैं क्या दिए हैं। द प्रोग्रेशन ऑफ कंसेप्ट फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, कि बच्चों को पहले कॉम्प्लेक्स चीजें समझाओ फिर सिंपल चीजों पे आओ, ऐसे समझाते हैं? नहीं, ये बिल्कुल गलत है तरीका। ठीक है, द प्रेमिसी ऑफ कन्वर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग को ही हम क्या बढ़ावा देते रहे? नहीं, ये भी क्या है? गलत ऑप्शन है। एक्सप्लोरिंग द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट कंसेप्ट्स, ये बिल्कुल सही उत्तर हो सकता है हमारा। आगे देख लेते हैं हम। क्रिएटिंग अ कॉम्पिटिटिव कल्चर अमंग स्टूडेंट्स, एक टीचर का रोल ये नहीं होना चाहिए क्लासरूम में कि वो हर एक बच्चे को कंपेयर कर रही है और उसको बोल रही है कि बेटा उसके मार्क्स तो बहुत ज्यादा हैं, तुम्हारा तो आए नहीं है। नहीं, इससे क्या होते हैं आजकल के बच्चे अपने ये वाली बातों को, टीचर की बातों को किस पे ले जाते हैं? दिल पे ले जाते हैं। ठीक है, और उससे बहुत ज्यादा बच्चों पे प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो टीचर को सोच समझ के बोलना चाहिए आजकल बच्चों को। ठीक है, अच्छा तो इधर देख लेते हैं। एक्सप्लोरिंग द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट कंसेप्ट्स, अब टीचर का काम ये होना चाहिए कि वो कंसेप्ट्स पढ़ा रही है तो बच्चों को रिलेट करे सारे कंसेप्ट्स को, कि बेटा वर्ब्स क्या होते हैं, नाउन्स क्या होते हैं। टीचर ने समझा दिया वर्ब्स होते क्या है, टीचर ने ये भी समझा दिया बेटा नाउन्स क्या होते हैं, तो उसको रिलेट नहीं करा टीचर ने, तो इसका मतलब वो टीचर अच्छा टीचर नहीं है। एक टीचर का यही काम होना चाहिए कि जो भी वो कंसेप्ट पढ़ा रही है या पढ़ा रहा है अपनी क्लास में, उसको बच्चों को अच्छे से दे और सारी चीजों को क्या करे, रिलेट करे एक दूसरे से। ठीक है, तो हमारा क्या होना चाहिए? सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो देखिए अब हमारे पास एक और थ्योरी आ गई है, ली-वाइगोस्कीज थ्योरी। मेनली फोकसेस ऑन एक्सप्लेनिंग। देखते हैं, ये वाली थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी तरह से क्वेश्चंस आते हैं। ली-वाइगोस्की ने अपनी थ्योरी में क्या कहा था, देख लेते हैं। द इम्पैक्ट ऑफ हेरिडिटी ऑन डेवलपमेंट, हेरिडिटी का इम्पैक्ट डेवलपमेंट में पड़ता है। आगे देख लेते हैं। द रोल ऑफ कल्चरल टूल्स इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, रोल ऑफ कल्चरल टूल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बिल्कुल सही। कल्चरल टूल के बारे में क्या ली-वाइगोस्की ने बहुत बताया था कि बच्चों का सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट जरूर होना चाहिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं।
ये ऑप्शन तो सही ऑप्शन है, आगे देख लेते हैं, क्या पता हमें और ऑप्शन सही मिल जाए। ठीक है, तो फटाफट अगर आपको एक ऑप्शन मिल गया है, या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, अगर आपको एक ऑप्शन मिल गया है वो बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है, तो दूसरे ऑप्शन को पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि छोड़ देना है वहीं पे कि चलो ऑप्शन हमें मिल गया छोड़ दो। नहीं, हो सकता है सीबीएसई वाले बहुत चालाक हैं, सीटेट वाले, क्या पता अगला क्वेश्चन भी क्या दे दें, बहुत रिलेटेबल दे दे। ठीक है, तो प्लीज इन ऑप्शन को छोड़िएगा मत, पढ़िएगा जरूर। द बायो इकोलॉजिकल मॉडल ऑफ सोशलाइजेशन, बायो इकोलॉजिकल मॉडल के बारे में उसने बात नहीं करी थी लीवी-वाइगोस्की ने। द इम्पैक्ट ऑफ एट्रीब्यूट पैटर्न्स ऑन मोटिवेशन, मोटिवेशन की बात भी लीवी-वाइगोस्की ने नहीं करी थी। तो क्या क्या करी थी उसने, क्या बोला था कि बच्चों का सोशल कल्चरल डेवलपमेंट जरूर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे यही लिखा है हमारा बी पार्ट में। बी पार्ट क्या होगा हमारा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, तो आई होप बच्चों आप सब मेरे साथ समझ रहे होंगे सारे क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग अ क्लासरूम डिस्कशन, ड्यूरिंग अ डिस्कशन ऑन क्रिकेट, टीचर्स पोजिंग क्वेश्चन मोस्टली टू बॉयज नॉट टू गर्ल्स। ऐसा ही होता है, क्या होता है, गेम्स पीरियड होता है, तो क्या कहती हैं टीचर, बॉयज आप लोग क्रिकेट खेलने जा सकते हो। ठीक है, गर्ल्स को क्या कहती है, गर्ल्स आप लोग बैडमिंटन खेलने जा सकते हो, है ना, ऐसे कहते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आजकल क्या है, गर्ल्स की भी क्रिकेट टीम बनती है, गर्ल्स के भी मैच होते हैं, आप लोग देखते होंगे टीवी पे। ठीक है, तो गर्ल्स और बॉयज सेम है, तो ये इस तरह से टीचर को वैसे नहीं करना चाहिए। अगर टीचर ने किया है तो किसका एग्जाम्पल है हमें ये बताना है। जेंडर एम्पावरमेंट, जेंडर बायसनेस, जेंडर रिविलियंस या जेंडर थ्रेट। तो यहाँ पे क्या है, भेदभाव कर रहे हैं, तो भेदभाव का मतलब क्या होता है, जेंडर बायस। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। देखो छोटे छोटे ऑप्शन से हमने फटाफट पढ़ लिया और इसका आंसर फटाफट निकाल लिया है। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैं बताना चाहूंगी जो इंग्लिश मीडियम में है, जिनको नहीं समझ में आ रहा इंग्लिश में कौन सा वर्ड है, आप हिंदी में पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और जो हिंदी मीडियम है उनको तो आ ही जाएगा कि लैंग्वेज इजी है। ठीक है, तो हम चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन अ चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम, चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम में एक टीचर को क्या करना चाहिए, इसके ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं। फ्रीक्वेंट ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशंस, टीचर का काम ये होता है कि वो बार बार एग्जाम्स लेती रहे, नहीं, ये ऑप्शन तो नहीं होगा। एक्टिव नॉलेज कंस्ट्रक्शन प्रोसेस, बच्चों का क्या करना चाहिए, बच्चों को एक्टिव नॉलेज कंस्ट्रक्शन प्रोसेस होना चाहिए बच्चों में। बिल्कुल सही है कि बच्चे एक्टिव रहें, बच्चे आंसर्स देते रहें और क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा पूछते रहें। जितने बच्चे क्वेश्चंस पूछेंगे, अगर आप लोग भी किसी स्कूल में पढ़ाने जाओगे तो ये बात में एक ध्यान रखना, जितने बच्चे आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे उतना आपको मजा आएगा पढ़ाते में, और क्या होगा, और आपको भी समझ में आएगा कि यस, जो मैं पढ़ा रहा हूँ या पढ़ा रही हूँ वो बच्चे भी समझ रहे हैं और बच्चे उसी को अपने थॉट प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है, और एक्टिवली मुझसे क्या पूछ रहे हैं, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। ठीक है, तो क्या होनी चाहिए, एक एक्टिव क्लास होनी चाहिए, एक टीचर का सबसे बड़ा रोल होता है। अच्छा, आप देख लिया, आगे भी पढ़ लेते हैं। कंप्लीशन ऑफ सिलेबस, सिर्फ कंप्लीट, कुछ टीचर्स क्या करते हैं, सिर्फ कंप्लीट कर देते सिलेबस की, जल्दी जल्दी पढ़ा दो, बच्चा अपने आप पढ़ लेगा। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है, स्ट्रिक्ट रूल्स होने चाहिए और बार बार बच्चों को पनिशमेंट देते रहो, नहीं, ये भी नहीं होना चाहिए। पहले चलता था बट अब ये नहीं होना चाहिए। हमारा बिल्कुल सही उत्तर कौन सा है, कि बच्चों को एक्टिवली पढ़ाओ और बच्चे अपने आप नॉलेज को क्या करें, कंस्ट्रक्ट करें। ठीक है, ये एक टीचर का काम होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग भी जल्दी ही टीचर बनने वाले हो। यस, चलिए। Which of the following is a primary agent of socialization for children? इनमें से कौन सा प्राइमरी एजेंट है, मतलब सबसे पहले बच्चे कहाँ सोशलाइजेशन करते हैं अपना, कहाँ समाजीकरण बच्चे करते हैं। तो एक बारी हम देख लेते हैं, किताबें और पत्रिकाएं से करते हैं बच्चे, या फिर
फैमिली से करते हैं बच्चे, या फिर वर्क प्लेस से, पेरेंट्स वर्क प्लेस से, या स्टाफ एट हॉस्पिटल? कहाँ पे बच्चे का सोशलाइजेशन होता है? अच्छा, बच्चा किससे सबसे पहले मिलता है? अपनी मम्मी से मिलता है, अपने पापा से मिलता है, ठीक है, दादा दादी से मिलता है। तो वो क्या है? फैमिली है। बच्चा उन्हीं से क्या करना सीखता है? बातें करना सीखता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ऑपरेशनल स्टेज इन जीन पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट कॉरेस्पॉन्ड्स टू द एज ग्रुप। अच्छा, ऑपरेशनल स्टेज कौन से ग्रुप में आता है? कौन से एज ग्रुप की बात की गई है जो जीन पियाजे ने की है? जीन पियाजे की भी थ्योरी मैंने आपको पढ़ाई है, काफी बच्चों ने देखी भी होगी, आई होप, ठीक है। जिसने नहीं देखी तो प्लीज हमारे चैनल पे ही है, आप जरूर उसको देखिएगा। इस सारी स्टेजेस को बहुत डिटेल में समझाया गया है और बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है, और तो और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कराए गए हैं, ठीक है। तो उसको जरूर देखिएगा। तो देख लेते हैं ऑपरेशनल स्टेज कौन सी स्टेज होती है। ऑपरेशनल स्टेज होती है हमारी 7 से 11 साल की स्टेज होती है, ठीक है। वो कौन सी स्टेज होती है? हमारी ऑपरेशनल स्टेज होती है, जो जीन पियाजे ने अपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बताई गई, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन था जीन पियाजे, अगर आपको जीन पियाजे की थ्योरी आती होगी, अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन कुछ ही सेकंड्स में सॉल्व कर दोगे, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यू आर अ टीचर who believes that children learn at varied paces and in different ways. आप एक टीचर हो क्लासरूम में सपोज, और आपको समझ में आ रहा है, आपने एनालाइज करा है कि कुछ बच्चे धीरे समझते हैं, कुछ बच्चे बहुत तेजी से समझते हैं, ठीक है, और कुछ बच्चे इस मेथड से नहीं समझते हैं, तो कुछ बच्चे इस मेथड से समझते हैं, ठीक है। तो अलग अलग सबके क्या है? मेथड है। ये दे रखा है, इन योर क्लासरूम यू विल प्लान असेसमेंट। कौन सा असेसमेंट आप इसमें से प्लान करोगे? ये सेम फॉर ऑल स्टूडेंट्स? क्या सबके लिए सेम होना चाहिए? नहीं, असेसमेंट सबके लिए सेम नहीं होना चाहिए। इंक्लूड्स ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ओनली, यहाँ पे ओनली आ गया तो ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल ही नहीं होगा। इज नॉट रिलेटेड टू हाउ चिल्ड्रन लर्न, जो बच्चों ने सीखा है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस ना दे टीचर, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। जो सीखा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन देगी तभी तो बच्चे कर पाएंगे, ठीक है। इज बेस्ड ऑन डिफरेंट मेथड्स ऑफ असेसमेंट, बिल्कुल सही उत्तर है। हमारे सारे ऑप्शन तो इनकरेक्ट है, वो तो बिल्कुल ही साफ साफ पता चल रहे हैं। क्या लिखा है? जो टीचर असेसमेंट बना रही है, जो टीचर प्लान कर रही है बच्चों का टेस्ट लेने के लिए, वो कैसे ले टीचर? अलग अलग मेथड से ले। लाइक आजकल स्कूल में भी अलग अलग मेथड से ले जाते हैं, डिक्टेशंस ली जाती हैं, फॉर्म रेसिटेशन ली जाती है, और भी बहुत सारी चीजें, रिटन एग्जाम लिया जाता है, और भी बहुत सारी चीजों के थ्रू क्या लिया जाता है? बच्चों का असेसमेंट लिया जाता है। कुछ बच्चे बोलने में बहुत तेज होते हैं, तो कुछ बच्चे लिखने में बहुत तेज होते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे बोल नहीं पाते हैं, वो लिख देते हैं सारी चीजें। कुछ बच्चे लिख नहीं पाते हैं, वो क्या कर देते हैं? फॉर्म रेसिटेशन बोल देते हैं, ठीक है। तो अलग अलग डिफरेंट वेज में क्या लेना चाहिए? एक टीचर को असेसमेंट लेना चाहिए। तो ये बिल्कुल क्या होगा? हमारा सही उत्तर होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन है, क्रिएटिविटी अमंग चिल्ड्रन कैन बी फैसिलिटेटेड। क्रिएटिविटी शब्द बहुत आता है आजकल, ठीक है। क्रिएटिवली कोई काम करो, और बच्चे भी क्रिएटिव बन रहे हैं, हमसे ज्यादा बच्चे क्रिएटिव होंगे। जो आजकल के बच्चे होंगे, आपने देखा होगा, हमसे आपके भी भाई बहन होंगे, ठीक है, वो आपसे ज्यादा क्या होंगे? क्रिएटिव होंगे, ठीक है। उन्हें पता होगा आजकल क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, ठीक है। तो बच्चे कैसे बनते हैं? बाय एंकरेजिंग एक्सप्लोरेशन, बच्चों को खोजने की, मतलब एक्सप्लोर करना, सीखना, सीख कर करते हैं, या थ्रू टीचर सेंटर्ड पेडागोजी, या बच्चे सिर्फ मतलब टीचर की सुन के ही चीजों को क्या करते हैं? क्रिएटिव बनते हैं? नहीं, ये तो नहीं होगा। बाय ड्रिल एंड रिपीटेशन की मतलब रिपीट करते रहते हैं हर चीजों को, प्रैक्टिस अभ्यास करते रहते हैं बार बारी,
भराते रहते हैं चीजों को, तो ये भी नहीं होगा, उससे बच्चे क्रिएटिव नहीं होते। नकल करके नहीं, केवल लिखा है, ओनली लिखा है तो ओनली शब्द तो नहीं होता बिल्कुल भी। तो पहला ऑप्शन क्या है हमारा, बिल्कुल सही उत्तर है। बच्चे खोज करके ही क्या करते हैं, जितना बच्चे खोज करेंगे उतना क्या होगा, बच्चों में क्रिएटिवनेस आएगी। जितना एक्सप्लोर करोगे, आजकल गूगल है, बच्चे क्या करते हैं, टीचर कोई चीज पढ़ाती, जैसे फ्लावर, टीचर ने पढ़ाया साइंस में फ्लावर, ठीक है, तो अब कुछ कुछ बच्चे क्या होते हैं, बाहर गार्डन में जाते हैं, एक एक फ्लावर के पार्ट को क्या करते हैं, तोड़ तोड़ के देखते हैं। कुछ बच्चों में बहुत क्रिएटिविटी होती है। कुछ बच्चे गूगल करके यूट्यूब पे समझते हैं और डिटेल में कि फ्लावर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, किस चीज का क्या काम होता है, ठीक है। तो ये क्या है, क्रिएटिविटी है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हमारा आगे आ जाता है डिसकैल्कुलिया इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद, ये हमारी लर्निंग डिसेबिलिटी में आता है। इससे रिलेटेड भी मैंने बनाया है आप लोगों के लिए वीडियो, ठीक है, तो प्लीज आपसे देखिएगा। अच्छा, देखते हैं डिसकैल्कुलिया इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद, डिसकैल्कुलिया वो डिसेबिलिटी होती है, मैं आपको बता देती हूँ, जो कि मैथ्स से रिलेटेड डिसेबिलिटी होती है। डिसकैल्कुलिया से आपको पता लग रहा है कि बच्चे को कैलकुलेशन में क्या है, दिक्कत है, ठीक है। तो चलिए फटाफट से ऑप्शन पढ़ लीजिए और मुझे फटाफट से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता दीजिए। बहुत इजी है, आपको डायरेक्ट पता चल रहा होगा ऑप्शंस पढ़ के ही। लोकोमोटर डिसेबिलिटी, चलने फिरने में जो दिक्कत होती है, ये वाले बच्चे नहीं होते हैं डिसकैल्कुलिया वाले। अगला है फ्रीक्वेंसी अंडरस्टैंडिंग अदर मोटिव्स, मतलब समझने की जो होती है क्षमता होती है वो, तो ये वाले बच्चे नहीं होते हैं। म्यूजिकल एबिलिटी, जिसमें संगीत की क्षमता नहीं होती, नहीं, वो वाले बच्चे नहीं होते। डिफिकल्टी इन मैथमेटिकल कंसेप्ट, इन बच्चों को मैथ्स की चीजें समझ में नहीं आती, बेसिक प्लस माइनस भी समझ में नहीं आता, तो यही बच्चे होते हैं डिसकैल्कुलिया वाले, वो वाले बच्चे होते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं 39 क्वेश्चन पे। इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम, इंक्लूसिव क्लासरूम में, इंक्लूसिव क्लासरूम वही होती है जिसमें सारे बच्चे, सारे तरह के बच्चे एक ही क्लासरूम में पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। तो देखो, मैंने आपको बताया इंक्लूसिव क्लासरूम के बारे में, यहीं से आप क्या बना सकते हो, अपने नोट्स बना सकते हो बच्चों, ठीक है। अगर आप यही समझ लोगे छोटी छोटी चीजें, तो उससे आपको अपने आप अपना उत्तर पता चल जाएगा, ठीक है। तो इंक्लूसिव क्लासरूम, in an inclusive classroom, information should be presented in, information कैसी होनी चाहिए इंक्लूसिव क्लासरूम में, टेक्सचुअल फॉर्म ओनली आ गया तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। विजुअल फॉर्म ओनली, किसी विजुअल फॉर्म में नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वर्बल फॉर्म ओनली, कि केवल बोल बोल के कराना बच्चों को, नहीं। मल्टीपल फॉर्म्स, की बिल्कुल सही उत्तर है कि अलग अलग प्रकार के फॉर्म में बच्चों को क्या देनी चाहिए, एक टीचर का काम होता है इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि सारे बच्चे एक ही क्लासरूम में होते हैं, तो एक टीचर का ही काम होना चाहिए। से आप लोग भी टीचर बनोगे, मैं आप लोगों के लिए भी बता रही हूँ, आपको ऐसी ही स्कूल्स में क्लासरूम मिलेगी जहाँ पे सारी तरह के बच्चे होंगे, कोई स्लो लर्नर होगा, कोई फास्ट लर्नर होगा, कोई पढ़ने में इंटरेस्टेड ही नहीं होगा, कोई बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेगा आपसे, तो आपको इन सब बच्चों से इरिटेट नहीं होना। इन सब बच्चों को ऐसे टास्क देने हैं कि वो अपने अपने टास्क में क्या लगे रहे, ठीक है। तो मल्टीपल फॉर्म से इन बच्चों को पढ़ाना है, एक ही फॉर्म नहीं यूज करना है, आपको अलग अलग तरीकों से पढ़ाना है ताकि इन बच्चों को और इंटरेस्ट आए, ठीक है। तो यही है इसका उत्तर। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। According to contemporary policies of education, which of the following is the most suggested model of schooling for children with disabilities? अच्छा, अब एजुकेशन डिपार्टमेंट ने क्या बताया था कि पहले तो क्या होता था, जो मतलब अलग अलग प्रकार के बच्चे होते थे, लाइक डिसेबिलिटीज के बच्चे होते थे, जैसे कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी है किसी को, किसी के हाथ पैर, किसी का हाथ नहीं है तो किसी का पैर नहीं है,
तो इन बच्चों के लिए सेपरेट स्कूल होंगे, ठीक है। ये जो बहुत हाइपर एक्टिव बच्चे हैं इन लोगों के लिए क्या होंगे, सेपरेट स्कूल होंगे। बट एनसीएफ ने अब क्या कर दिया था कि ये बच्चे भी नॉर्मल स्कूल्स में पढ़ाए जाएंगे, जिनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। जिनको माइनर दिक्कत होगी वो इन स्कूल्स में भी पढ़ सकते हैं। ऑटिज्म वाले बच्चे भी स्कूल्स में पढ़ते हैं, ठीक है। उनके लिए स्पेशल एजुकेटर आती है, बट वो नॉर्मल क्लास में पढ़ते हैं, नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ते हैं। उनको स्पेशल एजुकेटर आके समझाती है स्कूल में, ठीक है, कि बेटा आपको ऐसे नहीं बैठना है, ऐसे बैठना है। उनकी काउंसलिंग चलती रहती है, बट वो नॉर्मल स्कूल में ही पढ़ते हैं। तो ये एनसीएफ ने, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ये बोला था। तो देखते हैं, ओनली वोकेशनल एजुकेशन देनी है उन्हें, ओनली शब्द है तो बिल्कुल भी ये तो नहीं होगा। इंक्लूसिव एजुकेशन देनी है उन्हें, बिल्कुल सही जवाब। जैसे मैंने आपको बताया अभी कि सारे बच्चों को एक साथ पढ़ाने की ही इजाज़त दी गई थी एनसीएफ ने, ठीक है। सेपरेट एजुकेशन तो ये तो बिल्कुल मना कर दी गई थी। इंटीग्रेटेड एजुकेशन ये भी नहीं। तो कौन सी है, इंक्लूसिव एजुकेशन की सारे बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाएगा नॉर्मल क्लासरूम में, ठीक है। तो ये क्या है, बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। Which of the following is not correct about the learning process? जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि कुछ बच्चे क्या होते हैं, अरे 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 बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम हो गया, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो, ऐसे करते हैं और फटाफट क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। कभी कभी ये नॉट शब्द को खा जाते हैं, भूल जाते हैं बच्चे, ठीक है। तो इस नॉट शब्द को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, वरना आपका आंसर गलत हो जाएगा। ये देखो सीबीएसई वाले कितने चालाक हैं, इन्होंने बीच में क्या डाल दिया, नॉट शब्द डाल दिया कि बच्चे जल्दी जल्दी पढ़ पढ़ के क्या हो जाए, स्किप कर दे बच्चे, सीधा इज करेक्ट अबाउट द लर्निंग प्रोसेस। कभी कभी होता है कि हम नहीं पढ़ते, हमसे हो जाता है गलती, ठीक है। तो प्लीज आप लोग ध्यान रखिएगा इस चीज का। तो चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें से कौन से प्रोसेस करेक्ट नहीं है हमें वो बताना है। लर्निंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, लर्निंग हमेशा चलती रहती है, ये तो बिल्कुल सही है लर्निंग के बारे में, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। एरर्स एंड मिस्टेक्स आर इररिलेवेंट इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, इसमें लिखा है एरर्स, जो आप मिस्टेक्स करते हो, जो आप एरर्स करते हो, जो आप गलतियां करते हो, वो लर्निंग प्रोसेस में इररिलेवेंट होती है, मतलब नहीं करनी चाहिए हमें, करनी चाहिए हमें। तभी हमें क्या होता है, देखो यहाँ पे भी चालाकी है, देखो चालाकियां, क्या लिखा है, इररिलेवेंट, एरर्स एंड मिस्टेक्स आर इररिलेवेंट इन द प्रोसेस, यहाँ पे इररिलेवेंट लगा दिया, नहीं करने चाहिए लर्निंग के प्रोसेस में, इसमें ये लिखा है, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। एरर्स और मिस्टेक्स हमें करने चाहिए, तो ये ऑप्शन नॉट में आ सकता है। आगे पढ़ लेते हैं हम एक बारी। लर्निंग इज बेस्ड ऑन पर्सनल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स, लर्निंग पर्सनल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स दोनों से होती है, ये बिल्कुल सही है। लर्निंग टेक्स प्लेस इन अ स्पाइरल मैनर एंड नॉट इन अ लीनियर मैनर। लर्निंग क्या होती है, लर्निंग बच्चों की धीरे धीरे होती है, ठीक है, और अच्छे से होती है, ठीक है। तो ये भी सही है, इसका उत्तर क्या होगा हमारा, बी पार्ट होगा। जब तक हम एरर्स, जब तक हम गलतियां नहीं करेंगे, जब तक हम सीखेंगे नहीं, ठीक है। तो हमारा बी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है, रिपीटेडली टेलिंग द चाइल्ड दैट ही और शी इज नॉट केपेबल ऑफ लर्निंग इज लाइकली टू। अगर आप एक बच्चे को बोले जा रहे हो, बेटा आप कुछ नहीं कर सकते, बेटा आपके बहुत गंदे मार्क्स आए हैं, अरे आपने ये क्या किया है, आप तो इतना गंदा लिखते हो। अगर आप एक ही बच्चे को उसकी सारी बुराइयां करते रहोगे, अब रोज यही बोलोगे क्लास में आके, तो उस बच्चे के ऊपर सोचो क्या इंप्रेशन पड़ेगा। अगर हमें भी कोई गलत बोल देता है, मम्मी पापा ही बोल देते हैं हमारे, कितनी गंदी ड्रेस पहनी है, तो आजकल तो हम लोग भी क्या करते हैं, उस ड्रेस को पहनना ही छोड़ देते हैं, ऐसे ही होता है। तो वो तो एक छोटा बच्चा है, तो एक टीचर को सोच समझ के ही बोलना चाहिए। मैं आपके लिए बता रही हूँ, आप भी टीचर बनने वाले हो, और बच्चे हैं आजकल के ऐसे जो मैंने देखा है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। अब क्या लिखा है, अगर आपने किसी बच्चे को बोल दिया है कि बेटा आप कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है, तो देखते हैं कैसा होगा बच्चा। डीमोटिवेट द चाइल्ड टू लर्न। अगर आप बार बार ही बोलते जाओगे कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो बच्चा क्या हो जाएगा, डीमोटिवेट हो जाएगा, ऑब्वियसली डीमोटिवेट होएगा ही। फास्टन द पेस ऑफ लर्निंग फॉर चिल्ड्रन, वो फटाफट करने लगेगा किसी काम को, बिल्कुल भी नहीं।
मोटिवेट द चाइल्ड टू लर्न, मोटिवेट तो बिल्कुल भी नहीं होगा। हैव नो इफेक्ट ऑन द चाइल्ड्स लर्निंग, ये हो सकता है उसमें कोई इफेक्ट ना हो, ठीक है। तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? अगर हम बार बार किसी बच्चे को बोलते रहेंगे तो वो बच्चा क्या होगा? डीमोटिवेट ही होगा, ठीक है। हम भी हो जाते हैं डीमोटिवेट, कोई हमें कुछ कह देता है तो हम भी क्या हो जाते हैं? डीमोटिवेट हो जाते हैं। और आजकल के बच्चे तो वैसे ही अपने हर चीज को किस पे ले लेते हैं? दिल पे ले लेते हैं, फटाफट से डीमोटिवेट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कैन बी एनहांस्ड बाय, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कैसे और बढ़ सकती है, कैसे उसको बढ़ाया जा सकता है? तो देख लेते हैं। फिक्सेटिंग ऑन कन्वेंशनल यूज ऑफ मटेरियल, सिर्फ मतलब मटेरियल को यूज करके पढ़ाना बच्चों को, ये तो नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ मटेरियल यूज करके पढ़ाना। रिप्रेजेंटिंग प्रॉब्लम इन स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट, सिर्फ जो सॉल्व कर रहे हो आप बच्चे को लिख के दे दो कि बेटा ये होगा, देख लो आप अपनी तरफ से, तो ये तो नहीं होगा। कंसीडरिंग ऑल्टरनेटिव वेज ऑफ सोल्यूशन, हमें किसी भी प्रॉब्लम का क्या ढूंढना चाहिए? अलग अलग तरह से सोल्यूशन ढूंढना चाहिए। जैसे मैथ्स में होता है, मैम एक क्वेश्चन दे देती हैं, उसको हमें, जैसे स्टेटमेंट क्वेश्चंस होते हैं मैथ्स में आते हैं सबके, ठीक है, आप लोगों ने भी पढ़े होंगे, हमने भी अपने बचपन में पढ़े हैं, ठीक है। तो वो क्या होते हैं? बच्चे को अलग अलग तरह से सोच के क्या करने पड़ते हैं, उसे सॉल्व करने पड़ते हैं। ऐसे ही मैथ्स में काफी सारे मेथड्स होते हैं एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो बच्चे को क्या करना चाहिए? ऑल्टरनेटिव वेज निकालने चाहिए उसको सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट है रोट मेमोराइजेशन, रोट मेमोराइजेशन मतलब सिर्फ रट्टा लगाना, तो ये तो आंसर नहीं होगा। हमारा आंसर कौन सा करेक्ट है यहाँ पे? थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ लर्निंग। अब हमें लर्निंग के कंटेक्स्ट में सबसे करेक्ट स्टेटमेंट इनमें से बताना है, ठीक है। तो आइए समझिए। एग्जामिनेशन इज द अल्टीमेट गोल ऑफ लर्निंग, एक टीचर का यही रोल होता है कि वो क्लास में जाके एग्जाम लेती रहे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। लर्निंग का ये रोल नहीं होता है। लर्निंग इज अ पैसिव प्रोसेस, लर्निंग सिर्फ पैसिव प्रोसेस है। पैसिव मतलब कि टीचर बोल रहा है, बच्चे सुन रहे हैं, खत्म, टीचर को बच्चों से मतलब ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इमोशंस हैव नो इन्फ्लुएंस ऑन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, बच्चों के इमोशंस कुछ भी नहीं होते लर्निंग के थ्रू। नहीं, एक टीचर का काम होता है बच्चे को समझना, बच्चे के बैकग्राउंड को समझना कि बच्चा है कैसा, ठीक है। कुछ कुछ बच्चे बहुत जल्दी रेस्टलेस हो जाते हैं और रोने ही लग जाते हैं, छोटे बच्चे, हो जाता है ऐसा, ठीक है। कुछ बच्चे बहुत खुश होते हैं, ठीक है। तो हमें हर बच्चे को कंसंट्रेशन में रखना चाहिए। हम नेक्स्ट देख लेते हैं। तो ये तो गलत उत्तर होगा बिल्कुल ही, ठीक है। और ये भी गलत उत्तर होगा क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है पैसिव प्रोसेस। अब देख लेते हैं। लर्निंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच रिक्वायर्स एक्टिव एंगेजमेंट ऑफ लर्नर्स, ये बिल्कुल सही उत्तर होगा। इसमें क्या देख रखा है कि बच्चों का बिल्कुल हमें क्या चाहिए होता है? एक्टिव एंगेजमेंट चाहिए होता है। जब तक एक टीचर बच्चों से इंटरेक्ट नहीं करेगी, जब तक बच्चे भी अपने आप से नहीं बोलेंगे, तो क्लास में तो एक क्लास बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो सकती है, ठीक है। तो हमारा डी ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखते हैं। टू फैसिलिटेट कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग स्टूडेंट्स अ टीचर शुड, अच्छा, बच्चों में कंसेप्ट को समझाने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए? मैंने आपको इतनी सारी चीजें बताई, तो फटाफट से आप पढ़ो और मुझे फटाफट से इसका आंसर बताओ। मैं साइड हो रही हूँ, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो देखते हैं कौन इसका उत्तर बिल्कुल सही बता सकता है। बहुत इजी है, फटाफट से पढ़ लीजिएगा, एकदम सही उत्तर है। आप लोगों ने इतना सीखा है मुझसे और सीख भी रहे होंगे। तो देख लेते हैं। पहला दे रखा है हमें, एनकरेज स्टूडेंट्स टू लर्न थ्रू रोट मेमोराइजेशन। रोट मेमोराइजेशन तो बिल्कुल भी नहीं करानी चाहिए, बिल्कुल ही निकाल दो रोट मेमोराइजेशन अपने दिमाग से। नॉट इंक्लूड एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल्स इन डिस्कशन ऑफ कंसेप्ट, हमें एग्जाम्पल्स देकर ही पढ़ाना चाहिए। यहाँ लिखा है नॉट इंक्लूड, हमें ये तो बिल्कुल ही गलत ऑप्शन होगा।
अब दे रखा है प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू मेक कनेक्शंस बिटवीन व्हाट हैज बीन प्रेजेंटेड एंड व्हाट दे नो ऑलरेडी। बच्चों को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि उनको क्या पता है और टीचर ने क्या पढ़ाया है, उसमें बच्चे उन चीज को क्या करे, कनेक्ट करे बच्चे कि बच्चों को क्या पता है और टीचर ने क्या पढ़ाया। जैसे कि अब एक टीचर वर्ब्स पढ़ा रही है, टीचर बच्चों को पता है कि राइट मैथ लिखना एक काम होता है, ठीक है, पढ़ना भी एक काम होता है, ठीक है। तो ये सारे क्या होते हैं, एक्शन वर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं ये सारे, एक्शन वर्ड्स होते हैं, ठीक है। बच्चे को ये तो पता है पहले से कि ये सारे काम होते हैं, खेलना कूदना, ठीक है, बट बच्चे को ये नहीं पता कि ये सारे एक्शन वर्ड्स होते हैं। टीचर ही पढ़ाएगी उसे, ठीक है। जब बच्चे को पता चल गया कि एक्शन वर्ड्स को ही हम ये सब कहते हैं, तो बच्चा अपने आप कनेक्ट कर लेगा कि अच्छा एक्शन वर्ड्स मैम ने बताया था, उसके एग्जाम्पल्स यही होंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है, बच्चे को एक अपॉर्चुनिटी देना कि बच्चे जो उनको पता है, जो उनको नॉलेज है उसके बारे में, और जो बच्चों ने सीखा है एक टीचर से, उसको क्या करें, इंटर रिलेट करें, कनेक्ट करें। रिले ओनली ऑन द लेक्चर मेथड फॉर टीचिंग, यहाँ पे ओनली आ गया और लेक्चर मेथड तो हम बिल्कुल भी नहीं देते हैं बच्चों को, ठीक है। हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। देखो बिल्कुल डायरेक्ट हमें ऑप्शंस मिल रहे हैं यहाँ पे, हमें ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ रहा है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो बहुत क्विकली होंगे, मैं आपको बता रही हूँ, कुछ क्वेश्चंस में टाइम लगेगा, तो प्लीज़ अपना टाइम मैनेज करके ही चलिएगा, ठीक है। जो बहुत क्विक क्वेश्चंस होते हैं उनमें बहुत ही आप क्विक रहिएगा, ठीक है, और जो टाइम टेकिंग है तो उसका टाइम प्लीज़ यूटिलाइज करिएगा, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस में। तो देख लेते हैं हम आगे। एज पर ली वाइगोस्की's theory, which of the following is an effective strategy of scaffolding the teaching learning process? अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी स्कैफोल्डिंग का मतलब होता क्या है। स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है लाइक किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, तो कौन होता है समझाने वाला। लाइक अभी आपका एग्जाम है तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो मैं कौन हूँ, मैं एक टीचर हूँ, ठीक है। टीचर क्या करती है, बच्चे को मोटिवेट करती है, टीचर बच्चे को समझाती है, उसको क्लूज देती है, उसको हिंट देती है किसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए या फिर किसी चीज़ को समझने के लिए गाइडेंस प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो वही क्या होता है, स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग कौन पूरी करता है बच्चों की, एक टीचर ही होता है, ठीक है। तो फटाफट से इसके क्या देख लेते हैं, ऑप्शंस देख लेते हैं। प्रोवाइडिंग रिजिड स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस टू सॉल्व प्रॉब्लम, बच्चों को स्टेप बाय स्टेप बताते रहना और सिर्फ फिक्स चीज़ें बताते रहना, नहीं, ये बिल्कुल गलत चीज़ होती है। पनिशिंग द चिल्ड्रन फॉर इनकरेक्ट आंसर्स, बच्चे को पनिश करना इनकरेक्ट आंसर्स के लिए, ये भी बिल्कुल गलत है। गिविंग hints and clues if children are stuck at some point while solving the problems, बच्चों को clues और hints देना ये बिल्कुल ये एक टीचर का काम होना चाहिए, ठीक है। बच्चों को डायरेक्ट आंसर भी बताना अच्छी बात नहीं होती कि बेटा ये आंसर है इसका, देख लो अब अपने, नहीं, ऐसे बच्चों को नहीं बताना चाहिए। हमें बच्चों को क्या देने चाहिए, hints और clues जरूर देने चाहिए। अब नेक्स्ट है कंप्लीट नॉन इंटरफेरेंस ऑफ अ टीचर इन द प्रोसेस, टीचर का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, बच्चा जो पढ़ रहा है पढ़ने तो अपने आप, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक टीचर का काम ही होता है उसको गाइडेंस प्रोवाइड करना, बच्चों को गाइडेंस प्रोवाइड करना, तो बिल्कुल गलत ऑप्शन है। हमारा सही ऑप्शन क्या है, सी पार्ट हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अब हमारा अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखते हैं इंटेलिजेंस होता क्या है। इंटेलिजेंस कैन बी मेजर्ड ओनली थ्रू IQ टेस्ट, ओनली आ गया है तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। मैं आपको एकदम इजी बता रही हूँ, जहाँ उंगली आ जाए वहां पे सीधा कट लगा दो बिना स्टेटमेंट समझे, ठीक है। जेनेटिक्स plays no role in creating individual differences in intelligence, अच्छा जेनेटिक्स का कोई रोल ही नहीं होता इंटेलिजेंस में, होता है रोल, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या है, बिल्कुल गलत ऑप्शन है। हाई इंटेलिजेंस इन वन डोमेन एंश्योर्स हाई इंटेलिजेंस इन अदर डोमेन ऑल्सो, कि तुम्हारा हाई अच्छा एक चीज में अच्छा तुम बहुत अच्छे हो,
म्यूजिक में तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारी म्यूजिकल इंटेलिजेंस बहुत अच्छी है, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं है स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छे होंगे, नहीं, एक ही इंटेलिजेंस अच्छी हो सकती है, मतलब जो बहुत अच्छी होती है, ठीक है, वो सिर्फ एक ही इंटेलिजेंस एक पर्सन की अच्छी हो सकती है, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, हमारा ऑप्शन गलत होगा। अब देखते हैं, इंटेलिजेंस इज मोर दैन द एबिलिटी टू परफॉर्म वेल इन स्कूल। इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा होती है, ऐसा ज़रूरी नहीं है जो हम स्कूल में परफॉर्म कर, तो एक बच्चा होता है, ठीक है, स्कूल में परफॉर्म कर रहा है, वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बहुत ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत इंटेलिजेंट है, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि एक बच्चा पढ़ाई में बिल्कुल ही, एक बच्चा होता है, एक बच्चा है वो पढ़ाई में बिल्कुल नहीं पढ़ता है, ठीक है, और एक बच्चा क्या है, बहुत अच्छा पढ़ता है, ठीक है। तो उसकी इंटेलिजेंस क्या है, बहुत अच्छी है। और जो नहीं पढ़ता बट उसकी स्पोर्ट्स में इंटेलिजेंस क्या है, उसको बहुत अच्छा क्रिकेट खेलना आता है, या उसको बहुत अच्छे स्पोर्ट्स खेलने आते हैं, बट जो पढ़ता है उसको अच्छे स्पोर्ट्स खेलने नहीं आते। तो सबकी अलग अलग इंटेलिजेंस होती है, ठीक है। अगर वो स्कूल में नहीं पढ़ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ नहीं कर सकता, नहीं, उन बच्चों की इंटेलिजेंस और भी फील्ड्स में क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे इंटेलिजेंस के बारे में, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। तो नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, गिविंग क्लूज टू चिल्ड्रन and offering support as and when needed is an example of। बच्चों को क्लूज देना, मैंने अभी आपको इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन कराया था, ठीक है, इससे पहले ही वाले क्वेश्चन कराया था कि बच्चों को एक टीचर क्लूज दे रही है कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, तो वो क्या है, रीइंफोर्समेंट, कंडीशनिंग, मॉडलिंग या स्कैफोल्डिंग। ये बिल्कुल फटाफट से आंसर पता चल जाएगा, मेरे से पहले ही बता दो प्लीज आप लोग। यस, इसका आंसर क्या होगा, स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग का मतलब यही होता है कि टीचर बच्चे को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, मतलब या कोई भी उसको क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करने के लिए टीचर क्या दे रही है, हिंट्स दे रही है, क्लूज दे रही है, तो वही होता है स्कैफोल्डिंग का मतलब, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, Seeing a horse, a 3-year-old child explained। और एक बच्चे ने हॉर्स को देखा और उसने क्या बोला, Wow, such a big dog। As per Jean Piaget theory of cognitive development, this response by the child is an example of। अब यहाँ पे मैंने जेन पियाजे की बहुत डिटेल में थियरी भी बनाई हुई है, अपलोड करी हुई है इसी पेज पे, तो प्लीज आप जरूर देखिएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक बच्चे ने क्या कहा है, उसने हॉर्स को देख के कहा है कि वाओ, ये क्या है, एक बड़ा सा डॉग है, ठीक है। आप बच्चे ने अपने दिमाग में क्या बना लिया, मम्मी पापा क्या करते हैं पहले ही बता देते हैं, मतलब होता है कि स्टार्टिंग से डॉग्स बहुत ज्यादा दिखते हैं स्ट्रीट्स पे, तो बता देते हैं बेटा ये डॉग है, इसके कितने पैर हैं, 4 पैर हैं, ठीक है। तो अब बच्चे ने हॉर्स को भी देखा और हॉर्स को भी क्या बोल दिया, ये डॉग है, ठीक है। तो उसके दिमाग में ऑलरेडी क्या बना हुआ था, उसके दिमाग में डॉग की एक इमेज बनी हुई थी, ठीक है। तो उसने हॉर्स को भी देख के क्या कह दिया कि ये भी एक डॉग है, उसकी एग्जिस्टिंग उसके दिमाग में नॉलेज थी ये, ठीक है। बच्चे ने अपनी न्यू नॉलेज नहीं लगाई कि हॉर्स एक अलग एनिमल है, उसने उसको भी क्या कह दिया, डॉग बोल दिया। तो यही क्या होता है, इसको हम क्या कहते हैं, एसिमिलेशन, मेक बिलीव, दिखावा करना, ऑब्जेक्ट परमानेंस, या फिर अनुकरण। हम इसे क्या कहते हैं, तो देख लेते हैं, हम इसे कहते हैं एसिमिलेशन, जो जीन पियाजे ने अपनी थ्योरी में बताया गया था कि बच्चों के पास जो नॉलेज होती है उसी नॉलेज से बच्चे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब बच्चे को नॉलेज थी कि एक डॉग के 4 पैर होते हैं, तो उसको जो भी एनिमल दिखा 4 पैरों वाला, उसको क्या बोल दिया, चाहे काव दिखी, चाहे हॉर्स दिखा, कोई भी दिखा, उसको बच्चे ने क्या कह दिया कि ये भी डॉग है। बच्चे ने न्यू नॉलेज नहीं यूज करी, यहाँ पे बच्चों ने अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज ही यहाँ पे यूज करी है, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं, ठीक है। तो आप इसके लिए भी नोट्स बना सकते हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आई होप आप बना ही रहे होंगे। तो अब देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन इस मैराथन का, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन जो है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, द सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट
view of learning emphasis the importance of dash in the process of learning. अब सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू के अकॉर्डिंगली लर्निंग के प्रोसेस में क्या होगा? सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू मतलब सोशली बच्चे इंटरेक्ट करना। इसका मतलब क्या होता है? सोशली बच्चे इंटरेक्ट करें, ठीक है। तो क्या होता है इंटरेक्शन? रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट, ये तो नहीं हो सकता रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट। हेरिडिटी ओनली आ गया तो ये वाला शब्द भी नहीं होगा, ठीक है। इनफ्लेक्सिबल पेडागोजिकल अप्रोचेस, इनफ्लेक्सिबल तो नहीं होगा, हमें फ्लेक्सिबल हमेशा रखने चाहिए, ठीक है। तो ये भी क्या है? बिल्कुल गलत है। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? इंटरैक्शन। ये हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। बातचीत करने से ही क्या होगी? बच्चों की लर्निंग प्रोसेस और तेज होगी, ठीक है, और बच्चे और तेजी से सीख पाएंगे और उनका डेवलपमेंट भी, विकास भी जरूर होगा, ठीक है। तो ये थी हमारी मैराथन आप सबके लिए, और आपका एग्जाम होने वाला है तो प्लीज इस मैराथन को आप जरूर देखिएगा। इसमें सारे ईयर्स के क्वेश्चन मिक्स दे रखे हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आपको नोट्स भी बनाने को मिल जाएंगे। मैंने एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है इस वीडियो में। तो प्लीज और प्लीज मस्ट वॉच दिस वीडियो एंड प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आगे आपको ऐसी मैराथन्स और मिलती रहे और आपको कंसेप्ट्स बहुत अच्छे से समझ में आएंगे अगर हमारे चैनल को बहुत अच्छे से देखेंगे। ओके, सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आई होप आप इस वीडियो से अपने एग्जाम को जरूर पास कर लेंगे बच्चों, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास के साथ। ओके, बाय बाय एवरीवन।